नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है प्यार तूने क्या किया। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। गर्मियों की संध्या हो तो पार्कों की रौनक देखते ही बनती है। छोटे बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं किशोर किशोरियां कोई बैडमिंटन खेल रहे थे तो कुछ फुटबॉल, कुछ लड़कियां रस्सी कूद रही थी। एक और माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में झूला झुला रही थी, तो वहीं पास ही बड़े बुजुर्ग आपस में गपशप कर रहे थे। कुछ युवा जोड़े टहलते हुए अपने भविष्य के सपने संजोने में रमे हुए थे। आज काफी दिनों के बाद पार्क के सामने से गुजरते हुए थोड़ी देर पार्क की चहल पहल में बैठ करके अपने भीतर की तन्हाई को कुछ पल के लिए खुद से दूर करने का मन हुआ तो अर्पिता पार्क के अंदर आ गई। वह टहलते हुए किसी खाली बेंच की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी और एक बेंच देख करके वह कुछ देर शांत रह करके विश्राम करने की सदिच्छा से उस पर बैठ गई। तभी वहां चिरपरिचित प्रश्न उसे अपने सामने से सुनाई पड़ा, तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब तब यह सवाल कर लेते और वह मुस्कुरा करके कह देती, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रह करके सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या अर्पिता, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई अर्पिता ने खिसक करके बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी देवी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, अर्पिता ने जवाब दिया। आप सुनाइए, कैसी हैं आप? बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी देवी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? अर्पिता ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी देवी समझकर भी अनदेखा कर गई। कहते हैं ना बिटिया कि जो समय के साथ चलता है वही सुखी रहता है। समय के साथ न चलने वाला पीछे रह जाता है और दुखी होता है। जैसे झरने का पानी कितना निर्मल होता है, नदी का जल भी साफ होता है क्योंकि वह बह रहा होता है, जबकि एक ही स्थान पर ठहरे रहने के कारण तालाब का पानी गंदा और दूषित होता है। इसलिए मैं भी समय के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है और इस क्षेत्र में मैं ठहरी निरी अनजान, इसलिए मैं भी समय की दौड़ में शामिल हो गई और कंप्यूटर सीख रही हूँ। जानकी देवी ने बताया। ये आप बहुत अच्छा कर रही हैं आंटी, इससे आपको बहुत सारे कामों में मदद मिलेगी। वैसे भी अब धीरे धीरे सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। साथ ही अब स्कूलों में हर विषय पढ़ाने के लिए कंप्यूटर साक्षर होना जरूरी हो गया है। अर्पिता बोली। हाँ वो तो है, लेकिन तू अपने बारे में बता बिटिया, ऐसे कब तक अकेली रहेगी? भाई भाभी तो छोड़, किसी के माँ बाप भी उसके जीवन भर का सहारा नहीं होते हैं। तेरे तो हैं ही नहीं। भगवान को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी जो उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया। आज अगर वो होते तो जरूर
अब तक तुझे अकेली नहीं रहने देते। आंटी मैं अकेली कहाँ हूँ, भाई भाभी भतीजे भतीजी सभी तो हैं। रही सहारे की बात तो जरूरी तो नहीं है कि जिसे हम अपना सहारा समझते हों वो वास्तव में हमारा ही हो। वैसे भी आंटी आजकल कोई किसी का सहारा नहीं होता है जब तक कि खुद हम मजबूत ना हो। बोलते बोलते अर्पिता की आंखें भर आई। गला अवरुद्ध होता उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया। जानकी देवी समझ गई कि उन्हें शायद यह बात नहीं छेड़नी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आगे इससे संबंधित कुछ नहीं कहा। अच्छा बिटिया मैं चलती हूँ, कंप्यूटर की क्लास लेने जाना है। उठते हुए वह बोली, ठीक है आंटी मैं भी घर जाती हूँ। कहते हुए वह उठी और दोनों पार्क के बाहर की ओर चल दिए। सांझ का धुंधला का घिरने लगा था। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे घर की ओर बढ़ रहे थे। और कब तक अकेली रहोगी, कब तक अकेली रहोगी, यही बात बार बार उसके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। उसे यहाँ आए हुए 3 साल हो गए और यही बात वह पिछले 2-2.5 सालों से सुनती आ रही है। अब तक तो उसे आदत पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन वह अब भी अपने आप को इतनी कठोर नहीं बना पाई। उसे अब भी दर्द होता है जब भी कोई उससे यह सवाल करता है तो वह प्रत्यक्ष में भले ही कुछ भी कहती हो पर भीतर से कट सी जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जोर से भींच दिया हो। वह चीखना चाहती है, रोना चाहती है, पर एक पल को भी वह भूल नहीं पाती है कि उसके आंसू पीठ पीछे उसके उपहास का कारण बनेंगे। यंत्रवत सी चलती हुई वह सीधे पहली मंजिल पर अपने कमरे में चली गई और बालकनी में जाकर के वहां रखी कुर्सी पर बैठ गई। सड़क के दूसरी ओर की बिल्डिंग की पहली मंजिल की बालकनी में उसकी नजरें टिक गई। धीरे धीरे अतीत के पन्ने उलटने लगे। लगभग 10-12 साल पहले उस बालकनी में कभी कोई नहीं आता था। उस घर में एक बुजुर्ग दाम्पत्य रहते थे। वे दोनों पति पत्नी नीचे ही रहते थे, ऊपर उस कमरे को बंद ही रखते थे, इसलिए वह बालकनी भी खाली खाली सूनी सूनी सी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह वह तौलिए से बाल सुखाती हुई बालकनी में आई तो उसकी नज़र सामने उस बालकनी में टिक गई। एक युवक जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था वह वहां अपने कपड़े सुखा रहा था। युवक इतना सुंदर था कि देखने वाले की नजरें एक बारगी को उससे चिपक ही जाती। गोरा दूधिया रंग, 6 फीट के आसपास लंबाई, इकहरा शरीर, गहरे भूरे सिल्की से बड़े ही करीने से गढ़े हुए बाल और आंखें ऐसी कि जिसकी ओर भी देखता उसको अपना बना लेता। अर्पिता भी उसे एकटक तब तक देखती रही जब तक कि वह वहां से चला नहीं गया। धत पागल क्या कर रही है ये, अपने ही सिर पर एक चपत लगाते हुए वह बुदबुदाई और वापस अपने कमरे में आकर के बालकनी की ओर खुलने वाला गेट बंद कर दिया और अपने काम में लग गई। शाम को कॉलेज से आते ही उसके पैर अनायास ही बालकनी की ओर उठ गए और गेट खोल करके वह बालकनी में खड़ी हो गई। उसकी नजरें उस अनजान युवक को ढूंढ रही थी, पर वहां ना पा करके वह वापस कमरे में आई और फ्रेश हो करके नीचे गई और माँ के साथ काम में मदद करने लगी। रात को सोने से पहले उसका मन हुआ क्यों ना एक बार बालकनी में ठंडी हवा का आनंद लिया जाए, और फिर वह बालकनी में आकर के खड़ी हो गई। इस बार उसकी मुराद पूरी हो गई। वह भी बालकनी में खड़ा उसकी ओर ही देख रहा था, पर उसको अपनी ओर देखती पाकर के नजरें घुमा करके इधर उधर देखने लगा। अर्पिता के ओंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वह वापस कमरे में आ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर के खुद को निहारने लगी। मन ही मन अनजाने ही उस युवक से अपनी तुलना करने लगी। कॉलोनी के सारे लड़के तो मुझे छिप छिप करके देखते हैं, और मैं सोचते हुए उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। सच ही तो था, वह थी ही बहुत सुंदर।
रंग ऐसा मानो दूध में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया हो। गहरे नीले रंग की बड़ी बड़ी आंखें जब घनी पलकें झुकाती तो मानो बादल ने सीप बन बहुमूल्य मोती को अपने अंदर छुपा लिया हो। कमान के आकार की काली घनी भौहें तथा केसर मिले दूध के रंग से पतले मांसल ओंठ, पतली नाक और सुराहीदार गर्दन जिस पर काले घने लंबे रेशमी बाल हूँ। मैं भी क्या सोचने लगी, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अपने सिर पर हल्के से चपत लगाते हुए बड़बड़ाई और बालकनी का दरवाजा बंद करके मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। कॉलेज में लेक्चरर बनना ही उसका लक्ष्य था। वह अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने चारों ओर से ध्यान हटा करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर दिया। सुबह कॉलेज जाती, शाम को कोचिंग और रात को स्वाध्याय। इससे थोड़ा बहुत समय बचता तो माँ के कामों में हाथ बटाती। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। परीक्षा नजदीक आ गई थी तो वैसे भी बालकनी तक में जाने का समय नहीं मिलता। कभी कभी चली भी जाती तो जिस काम से जाती बस उसे ही करके पुनः दरवाजा बंद कर लेती। हाँ, उस समय सामने की बालकनी में भी एक नज़र जरूर डाल करके किसी को कहाँ पता होता कि वह कब बालकनी में आएगी। अर्पिता कॉलेज के गेट से निकल करके बस स्टैंड की ओर चल दी। उसकी क्लासमेट और सहेली रीना भी साथ थी। दोनों रोज बस स्टैंड तक ही साथ आती थी, फिर वहां से अलग अलग बस पकड़ करके अपने अपने गंतव्य की ओर चली जाती। अचानक ही मौसम खराब होने लगा। देखते ही देखते आकाश में काले घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। उन दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी। बूंदाबांदी शुरू हो गई। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते दोनों हल्की सी भीग चुकी थी। वहां पहुंचते ही रीना की बस आ गई और वह चली गई। अर्पिता बस के इंतजार में खड़ी रही। बहुत देर हो गई थी, लेकिन शायद बारिश के कारण ही अभी तक बस नहीं आई। कुछ तो बादल के कारण और कुछ समय अधिक हो जाने के कारण सांझ का धुंधुलका छाने लगा था। तभी एक बस आकर के रुकी। वह बस में चढ़ने को लपकी, लेकिन उसके पहुंचने तक बस भर चुकी थी। लोग गेट पर जैसे तैसे लटक गए। अब उसमें चढ़ना असंभव था, इसलिए वह वापस स्टैंड के शेड के नीचे आकर के खड़ी हो गई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, वह रिजर्व ही चली जाती। घर पर मम्मी परेशान होंगी, मोबाइल भी अभी डिस्चार्ज होना था। सोच सोच करके उसका सिर घूमने लगा। तभी उसके सामने एक ऑटो आकर के रुका। उसमें से किसी ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। वह असमंजस की स्थिति में अपने अगल बगल में देखने लगी। किसी और को बुलाया जा रहा है या उसे ही। ऑटो के भीतर बैठा व्यक्ति अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर के ऑटो में बैठा व्यक्ति बाहर निकला और उसे देखते ही वह चौंक गई। वह अपने आप को सामान्य भी नहीं कर पाई थी। तब तक वह उसके पास पहुंच करके बोला, हाय, मैं विवेक। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ओह हाँ, मैंने शायद आपको देखा तो है वहाँ। अर्पिता अनजान बनते हुए बोली, जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे साथ ऑटो शेयर कर सकती हैं। आज बसें बहुत कम चल रही हैं, अगर इक्का दुक्का आई भी तो बहुत भीड़ होगी उसमें। पर मैं कैसे आपको कोई। अर्पिता हिचकिचाई, आपकी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। फिर हम एक ही जगह तो जा रहे हैं, अगर कोई शेयरिंग ऑटो मिलता है तब भी तो आप जाती ना। विवेक बोला, जी आप ठीक कह रहे हैं, पर आप सचमुच हेल्प करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। वह बोली, शर्त? जी, ऑटो का आधा किराया मैं दूंगी। अर्पिता बोली, ओके ओके चलिए। कहते हुए विवेक ऑटो की ओर चल दिया और उसके पीछे अर्पिता भी जाकर के ऑटो में बैठ गई और ऑटो गंतव्य की ओर चल पड़ा। अर्पिता के कपड़े बारिश से नम हो चुके थे, इसलिए चलते हुए ऑटो में तेज हवा लगने के कारण उसे हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। बारिश की रिमझिम अभी भी बदसूरत जारी थी। सड़क के दोनों ओर खंभों पर जलती बत्तियों की रोशनी में झिलमिलाती बूंदें उसे कभी कभी फुलझड़ी सी
गिरती चमकती चिंगारियों की मानिंद प्रतीत होती। उसकी नज़र सड़क पर बिखरे सौंदर्य को समेट लेना चाहती थी। वह एकटक बस सामने सड़क पर ही देखती जा रही थी। बारिश के पानी से नहाई धोई और वाहनों के हेडलाइट के रंग बिरंगे चूनर में सजी सड़क के सुंदर दृश्य को निहारने में वह इतना खो गई कि जिसे अपनी बालकनी से जी भर करके देखना चाहती थी वो उसके साथ ही बैठा है। विवेक उसे इस प्रकार चुप देख करके तथा कुछ देर तक उसके बोलने के इंतजार के पश्चात ही बोल पड़ा। आप कुछ बोलेंगी नहीं? जी वह चौंकी। मेरा मतलब है आप जब से आप बैठी हैं आप बिल्कुल चुप हैं। बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है क्या आपको? विवेक बोला। क्या बोलूं? उसे सचमुच ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए। वो तो आपको ही तय करना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। अच्छा छोड़िए, अपना नाम तो बता दीजिए, विवेक ने कहा। अर्पिता, वह बोली। बहुत सुंदर नाम है। अभी आप कहाँ से आ रही हैं? मेरा मतलब आप जॉब करती हैं? नहीं, एमएड कर रही हूँ। अभी कॉलेज से आ रही हूँ। काफी देर से बस के इंतजार में खड़ी थी। अगर समय पर बस मिल गई होती तो अब तक मैं घर भी पहुंच गई होती। अर्पिता एक ही सांस में बोल गई। हाँ, मौसम खराब होने की वजह से बसें बहुत कम चल रही हैं, इसलिए तो मैं भी लेट हो गया। विवेक ने उसकी बात का समर्थन किया। अच्छा, एमएड कौन सा ईयर है? अर्पिता को चुप देख करके विवेक फिर बोला। फाइनल ईयर है, अगले महीने परीक्षा है, वह बोली। आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, बस मेरे ही बारे में सब जान लेना चाहते हैं। अब तक अर्पिता सहज महसूस करने लगी थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछ लिया। इस खाकसार के पास बताने जैसा कुछ नहीं है। नाम तो आपको बता ही चुका हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट पर अभी अभी नई नई जॉब लगी है। आपके सामने वाली बिल्डिंग में किराए पर मम्मी के साथ रहता हूँ। हमारी मकान मालकिन खन्ना आंटी मम्मी की बचपन की फ्रेंड हैं। विवेक ने एक साथ ही सब कुछ बता दिया। हमारी पहली मंजिल आ गई। बातों बातों में तो रास्ते का पता ही नहीं चला। बस भैया यहीं साइड में रोकना, कहते हुए अर्पिता अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। दोनों पैसे दे करके अपने अपने घरों में चले गए। आज अर्पिता को अनजानी से खुशी महसूस हो रही थी, जैसे उसने कोई मनचाही चीज प्राप्त कर ली हो। पर क्यों उसने अनजाने लड़के से मिलने की इतनी खुशी हो रही थी? बार बार ये सवाल वह अपने आप से पूछती, पर इसका जवाब उसके पास नहीं था। उसने जैसे तैसे अपना ध्यान उधर से हटा करके अपनी पढ़ाई पर केंद्रित किया। अब जब भी बालकनी में या आते जाते रास्ते में दोनों की नजरें आपस में टकराती, तब हाय हेलो जरूर होता। अब दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित नहीं थे। विवेक अर्पिता के भाई से भी कभी कभी अपनी जॉब से संबंधित बातें कर लिया करता था। दोनों का क्षेत्र एक ही जो था। कभी कभी तो विवेक अर्पिता को बस स्टैंड पर ही मिल जाता और फिर दोनों साथ ही घर आते। आज भी अर्पिता जल्दी जल्दी बस स्टैंड की ओर जा रही थी। 5 बजने वाले थे। अगर ये बस निकल गई तो अगली बस के लिए कम से कम 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए वह तेज तेज कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थी। वह बस स्टैंड पर पहुंची तो बस पहले से ही खड़ी थी। बस की ओर जाते हुए उसकी नज़र विवेक पर पड़ी, जो स्टैंड पर शेड के नीचे खड़ा था, लेकिन अब तक बस में नहीं चढ़ा था। और जैसे ही उसने अर्पिता को बस की ओर बढ़ते हुए देखा, वह भी लपक करके बस में चढ़ गया। अर्पिता समझ गई कि वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक हल्की सी मुस्कान उसके अधरों पर तैर गई। अरे विवेक जी आप? अर्पिता ने अनजान बनते हुए पूछा, जैसे अभी अभी देखा हो उसे। हाँ। अच्छा, वो आपके फ्रेंड ने आपको यहाँ तक लिफ्ट दे दी होगी। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, अर्पिता बोल पड़ी। नहीं, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा फ्रेंड तो मुझे पिछले स्टैंड तक ही छोड़ करके गया था। बस मैं यहाँ आया तो आप नहीं थी, इसलिए मैं बस से उतर गया और आपकी प्रतीक्षा करने लगा, विवेक बोला। अर्पिता ने सोचा भी नहीं था कि वह इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से ये सब बोल देगा। हालांकि इस बात को वह भी जानती है कि विवेक इस स्टैंड पर सिर्फ उसी की वजह से आता है। वाह, बड़े बेबाक निकले आप तो, वह बोली। अब जब आप समझ ही चुकी हैं
तो झूठ बोलने का क्या फायदा। इसलिए सच को स्वीकार करना ही उचित है, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मान गए इंटेलिजेंस हो, अर्पिता मन ही मन बुदबुदाई। आपने कुछ कहा? विवेक बोला। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? वह बोली। नहीं, बस ऐसे ही लगा कि शायद आप कुछ बोली। कह करके विवेक चुप हो गया। पूरे रास्ते दोनों ही इसी प्रतीक्षा में मौन रहे कि पहले वो बोले तब मैं बोलूं। इसी इंतजार में दोनों गंतव्य तक पहुंच गए और कॉलोनी के गेट से अंदर आते ही अर्पिता बोली, आज मेरा लास्ट पेपर था, इसका मतलब अब आप फ्री हैं। विवेक बोला, जी हाँ, लेकिन विद्यार्थी को कभी फ्री नहीं रहना चाहिए। मैं अब जॉब ढूंढने के साथ साथ नेट की तैयारी करूंगी और क्लियर करने के बाद पीएचडी करूंगी। लेक्चरर बनना ही मेरा लक्ष्य है। वैसे मैंने नेट का फॉर्म भर दिया है, अर्पिता बोली। गुड, इसी तरह से मेहनत करती रहिए तो देख लेना आप बिना ब्रेक के अपने लक्ष्य को हासिल करोगी। विवेक की आंखों में भी अर्पिता के लिए प्रशंसा झलक रही थी। अच्छा बाय, फिर मिलते हैं, कहते हुए अर्पिता ने अपने घर में प्रवेश किया। विवेक भी बाय बोल करके अपने घर में चला गया। अर्पिता को अभी कॉलेज न जाने के कारण उसको बाहर कम ही निकलना होता था, लेकिन वह शाम को पार्क में टहलने के लिए नियमित रूप से जाती थी। वहां कभी कभी उसकी मुलाकात विवेक से हो जाती थी। वे दोनों टहलते हुए बहुत देर तक बातें करते रहते। सुबह भी अर्पिता जगने के बाद उठते ही सबसे पहले अपने आप को आईने में देख करके अपना हुलिया ठीक करती, फिर बालकनी का गेट खोल देती। उसे वहां अक्सर विवेक उसकी प्रतीक्षा में खड़ा मिलता। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते और अपने अपने कार में व्यस्त हो जाते। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अर्पिता अब एक बड़े पब्लिक स्कूल में अध्यापन करने लगी थी। साथ ही नेट की परीक्षा का भी समय आ गया, अतः उसकी व्यस्तता अधिक बढ़ गई। अब वे दोनों पार्क में नहीं मिल पाते थे, बस बालकनी से हाय हेलो तक ही सीमित हो गया था उनका रिश्ता। जबकि सच्चाई यह थी कि दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। परंतु यह बात अर्पिता के भाई मयंक की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अब तक अर्पिता अपनी परीक्षा के कारण तैयारियों में समय नहीं दे पा रही थी, पर उसने देखा कि विवेक ने मयंक और पापा की काफी मदद की थी। अब तो अर्पिता की भी परीक्षा खत्म हो चुकी थी और अब वह भी पूरा समय शादी की तैयारियों और रस्मों में व्यस्त हो गई थी। पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा का समापन किया और मयंक के हल्दी की रस्म शुरू हुई। सभी उसे हल्दी लगाने और हंसी ठिठोली करने में व्यस्त थे। अर्पिता अपनी मौसेरी बहन और बुआ की लड़कियों के साथ हंसी मजाक करते हुए रस्मों का आनंद ले रही थी। तभी विवेक ने आकर के मयंक को हल्दी लगाया। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ हल्दी सिर्फ लड़कियाँ और सुहागन औरतें ही लगाती हैं, लड़के नहीं, अर्पिता की मौसेरी बहन प्रिया बोली। ओह सॉरी, हमारे यहाँ तो सभी लगाते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने दोस्त को हल्दी लगा दूं, विवेक ने झेंपते हुए कहा और वहां से बाहर की ओर जाने लगा। अचानक उसका पैर दरी में फंस गया और उसने गिरते गिरते सामने खड़ी अर्पिता को पकड़ लिया। उसके हाथ की हल्दी अर्पिता के गाल पर लग गई। उसने उसके कान में धीरे से कहा, हल्दी मुबारक हो, और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अर्पिता समझ गई कि उसने जानबूझ करके गिरने का नाटक किया। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। फिर क्या था, उसकी बहनों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। कोई विवेक के नाम से छेड़ती तो कोई हल्दी लगाने के कारण उसका विवाह जल्दी ही होने वाला है, इस बात को लेकर के छेड़ती उसे, और वह झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए विवेक के नाम से मन ही मन खुश होती। घर से लेकर के मयंक की ससुराल तक भी अर्पिता, उसकी बहनों और विवेक के बीच छेड़छाड़ और हंसी मजाक चलता रहा। शादी ब्याह में तो बच्चों में वैसे भी ऐसी चुहलबाजियां होती रहती हैं, यही सोच करके बड़ों को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, पर ये हंसी मजाक उन दोनों को बहुत करीब ले आया। एक दूसरे को देखे बिना दोनों का दिन शुरू नहीं होता। सुबह उठते ही दोनों बालकनी में आ जाते और जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक वह किसी न किसी काम के बहाने अटके रहते, चाहे वर्षा हो या लू चल रही हो। पर शाम को दोनों पार्क जरूर जाते और कुछ देर साथ में टहलने का नियम बन गया था।
कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता, तो इनका प्यार भला कैसे लोगों की नज़रों से बचा रहता। अब तो बालकनी में ये दोनों एक दूसरे के लिए आते तो कई और बालकनियों के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाते। ये दोनों भले ही दुनिया से अनजान अपने में मगन हों, पर आसपास के लोग सजग और इन पर ध्यान लगाए हुए थे। अब तो अर्पिता जब भी स्कूल जाती तो आस पड़ोस की महिलाओं की नज़रें आपस में रहस्यमयी तरीके से बोल उठती। सभी की नज़रों में संदेह और सूचना दोनों ही भावों का सम्मिश्रण नजर आता। जब ये खास बात लोगों में आम हो गई तो अर्पिता के माता पिता तक भी पहुंच गई। यूं तो उसके मम्मी पापा संकुचित विचारधारा के नहीं थे, लेकिन ना जाने क्यों वे दोनों बहुत परेशान हो गए। कहाँ जा रही हो अर्पिता? उसे बाहर जाते देख उसकी मम्मी ने पूछ लिया। मम्मी, पार्क जा रही हूँ। आपको तो पता है रोज ही जाती हूँ। हाँ पता है रोज जाती हो, पर आज से नहीं जाओगी। आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं मम्मी? क्यों नहीं जाऊंगी? मैं पार्क से लौट करके आऊं तब बात करेंगे, ठीक है? मैंने कहा ना कि नहीं जाओगी। चलो अंदर, मुझे अभी बात करनी है। मम्मी के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख करके अर्पिता की छठी इंद्री सचेत हो गई। जरूर कोई बात है जो विवेक से जुड़ी हुई है। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, फिर भी तुम्हें अपने आगे बढ़ते कदम वापस लेने ही होंगे। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बेटा, मैं विवेक की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि विवेक अच्छा लड़का है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जो राह किसी मंजिल तक ना जाती हो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। मम्मी, आप मुझे डरा रही हो। प्लीज साफ साफ कहिए ना। अर्पिता का दिल किसी अनजानी आशंका से जोर जोर से धड़क रहा था। बेटा, साफ साफ बात यह है कि विवेक और तुम्हारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कि ऐसा कह करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे सामने। दरअसल तुम तो जानती हो ना कि हमारे गांव में कुछ साल पहले तक बाल विवाह हुआ करते थे, तो तुम्हारा भी विवाह तय कर दिया था। पर विवाह होने से पहले ही तुम्हारे पापा के दोस्त और तुम्हारे होने वाले ससुर का स्वर्गवास हो गया और शादी रुक गई। पर तुम्हारे पापा ने उनकी विधवा पत्नी को वचन दिया था कि वही होगा जो उनके दोस्त ने तय किया है, लेकिन उस समय उनके भाई साहब अपनी बहन और बच्चों को अपने साथ ले गए और फिर कई वर्षों तक उनका कोई अता पता नहीं चला। मयंक की पत्नी तुम्हारी भाभी उन्हीं की तो बेटी हैं, और तुम्हें तो पता है कि अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बेटा, तुम्हारे पापा और मैं चाहते हैं कि तुम रश्मि के भाई मनीष से शादी कर लो। इसलिए बेटा, तुम्हारे पापा और मैं चाहते हैं कि तुम रश्मि के भाई मनीष से शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन मम्मी, ये कैसे? आप तो जानती हैं कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने इस विवाह से इनकार कर दिया तो हमें शर्म के मारे अपना गांव घर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने पापा को तो जानती हो कि वो अपनी जबान और उसूलों के कितने पक्के हैं, और फिर तुम्हारा भाई उस ससुराल में किस मुंह से जाएगा? उसकी ससुराल छूट जाएगी। अर्पिता चुपचाप शून्य में निहारती रही। उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसा वह कोई बड़ी जंग हार करके बैठी हो। क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उठी और अपने कमरे में चली गई। आज उसका जी भर करके रोने का मन कर रहा था। वह बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और फूट फूट करके रोने लगी। आज अभी वह भी जी भर के रो लेना चाहती थी, ताकि जब विवेक से मिले तो उससे सामान्य रह करके बात कर सके। लेकिन उससे बात क्या करेगी? पहले खुद तो सोच ले कि करना क्या है। निर्णय अनिर्णय की स्थिति में विवेक से क्या कहेगी?
वह मन ही मन खुद से प्रश्न कर रही थी, पर कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। क्या उसे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए? लेकिन विवेक और खुद वह कैसे जी पाएंगे एक दूसरे के बिना? लेकिन अगर बात नहीं मानी तो क्या मैं किसी भी तरह से अपने मम्मी पापा को शर्मिंदगी का कारण बन सकती हूँ? पर उनके बचपन में दिए वचन का बोझ मैं क्यों उठाऊं? वो भी जिसे वचन दिया है वो तो अब इस दुनिया में है भी नहीं, पर वचन देने वाले तो हैं। और माँ बाप के वचन का बोझ संतान नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? पर एक वचन के लिए तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, माँ बाप कभी जिंदगी खराब नहीं करते। हो सकता है इसी में तुम्हारे लिए कोई अच्छाई छिपी हो जो तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रही है। पर मैं विवेक को क्या कहूँ? उसे परिस्थितियों के विषय में बताऊं? वह तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी दुविधा अवश्य समझेगा। वह अपना आंसुओं से भीगा चेहरा साफ करते हुए उठ करके बैठ गई। उसके चेहरे पर निर्णायक भाव थे। उसने हाथ मुंह धोया और विवेक को फोन करके बाहर मिलने के लिए कहा। तुम ये क्या कह रही हो अर्पिता? विवेक अर्पिता से वो सारी बातें सुन करके हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्पिता के माता पिता जैसे आधुनिक विचारों के व्यक्ति अपने बच्चों की शादी बचपन में तय करके चाहते हैं कि उनके बच्चे उस रीति और उनके वचन को माने। हाँ विवेक, यही सही है। और मैं बहुत दुविधा में हूँ। एक तरफ तुम्हारा प्यार और दूसरी ओर माँ बाप के प्रति मेरा कर्तव्य। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं? कहते हुए अर्पिता का गला भर आया। दुविधा कैसी है अर्पिता? पापा को समझाओ, नहीं समझते तो साफ साफ मना कर दो इस शादी के लिए। फिर भी ना माने तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, पर अलग नहीं हो सकते हैं। विवेक भावावेश में बोलता गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई जबरन अर्पिता को खींच करके ले जा रहा हो और अर्पिता का हाथ उसके हाथों से छूटता जा रहा हो। लेकिन विवेक, तुम्हें पता है ये ठीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या ठीक है क्या नहीं है मैं ये नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी हर एक सांस अब सिर्फ तुमसे जुड़ी है। जब तक तुम मेरे पास हो ये धड़कन है बस तब तक ही चलेगी। इसलिए कभी मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। विवेक, समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखा सकती और मेरा दिल दुखा सकती हो। मुझे मरने के लिए छोड़ सकती हो। उसने अर्पिता के दोनों कंधे पकड़ करके उसे झकझोरते हुए बोला। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं मजबूर हूँ। प्लीज मेरी बात समझो और भूल जाओ मुझे। अर्पिता ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। विवेक का मानो दिमाग शून्य हो गया। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया हो। वह चुपचाप अर्पिता को जाते हुए देखता रहा। उसको अपने सारे सपने एक एक कर बिखरते दिखाई दे रहे थे। वह अवाक सा कि कर्तव्य विमूढ़ हो करके बैठा उसे देखता रहा और वह सीने पर पत्थर रखे निष्ठुरता दिखा करके चली गई। आज एक प्रेसी ने अपनी सारी खुशियों को बेटी के कर्तव्य पालन के लिए तिलांजलि दे दिया। आसमान में बादल गहराते ही जा रहे थे। शाम के 4 बजे ही अंधेरा होने लगा था। किसी भी समय जोरों की बारिश शुरू हो सकती थी। बादलों की गड़गड़ाहट दिल को दहला रहा था। तभी इतनी जोर की बिजली कड़की कि वह कांप उठी। जरूर कहीं बिजली गिरी होगी, उसके मन में ख्याल आया और उसकी चाल और तेज हो गई। वह बार बार पीछे मुड़ करके भी देखती है कि शायद कोई ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ जाए तो वह जल्दी से घर पहुंच जाए। परंतु मौसम की दशा देख करके ऐसा लग रहा था सभी वाहनों को भी भागने की जल्दी थी। 2-3 खाली ऑटो रिक्शा उसके बगल में इतनी तेज से निकल गए कि वह रुकने का इशारा भी नहीं कर पाई। अचानक बरसात शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें शरीर पर जहां पड़ती वहां जैसे कंकड़ के मार के समान चोट लग रही थी। एक हाथ में सब्जी का थैला संभाले और कंधे पर टंगे पर्स को सीधी करती वह तेज तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी उसके आगे एक ऑटो तिरछा होकर के रुका और वह ठिठक गई। अंदर आइए, बैठिए, आपको जहां जाना है हम छोड़ देंगे। ऑटो में बैठे व्यक्ति की आवाज सुन करके अर्पिता का दिल इतनी जोर से धड़का मानो हलक में अटक जाएगा। आज 5 सालों के बाद उसने यह आवाज सुनी थी। विवेक,
कहते हुए उसने ऑटो में झांका और उसे देख करके भूल ही गई कि वह तेज बारिश में भीग रही है। विवेक भी उसे अवाक सा देखता रह गया। मैडम जी, अगर जाना है तो अंदर बैठ जाइए, ड्राइवर ने कहा। हाँ हाँ हाँ, अंदर बैठो, विवेक ने अचकचा करके कहा और उसके हाथ से थैला लेकर के अंदर रख लिया। अर्पिता बिना कुछ बोले चुपचाप ऑटो में बैठ गई। विवेक उसे एकटक देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कैसी हो अर्पिता? कुछ देर की निस्तंभता को भंग करते हुए विवेक बोला। ठीक हूँ, तुम यहाँ इंदौर में कैसे? अर्पिता बोली। ट्रांसफ़र होने के बाद पिछले 8 महीने से यहीं हूँ। मम्मी जी कैसी हैं? वह पूछना चाहती थी कि घर में और कौन कौन है, पर बोल ना सकी। वो ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब, मेरा मतलब तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? और हाँ, तुम्हें कहाँ जाना है ये तो बताया ही नहीं। भैया, वो अगले मोड़ पर मुझे उतार देना, अर्पिता ने ड्राइवर से कहा। अर्पिता, विवेक ने उसे पुकारा तो वह उसकी ओर देखने लगी। क्या मैं तुमसे फिर मिल सकता हूँ? बहुत सी बातें करनी है। लीजिए मैडम जी, आपका स्टैंड आ गया, ड्राइवर ने कहा तो वह जल्दी से उतर गई और मुख्य मार्ग के बाईं ओर टूटी फूटी सड़क पर संभलते हुए आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने ऑटो आगे बढ़ाया तो विवेक ने रोक दिया और उसे जाते हुए देखने लगा। नई बसी इस कॉलोनी में सड़क के दोनों ओर पक्के मकान बने हुए थे। बीच बीच में खाली प्लाट भी छूटे हुए थे। अर्पिता भीगते हुए तेजी से चली जा रही थी। उसने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा कि विवेक उसे अब भी देख रहा है। हालांकि उसे जरूरत नहीं थी, फिर भी वह देखना चाहता था कि वह किस घर में घुसेगी। लेकिन वह इतनी दूर जा चुकी थी कि देखने के बाद भी स्पष्ट पता नहीं चल रहा था। चलो भाई, उसने ड्राइवर से कहा और ऑटो तेज होकर के बारिश को चीरता आगे बढ़ गया। बार बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तब अर्पिता ने अपने पर्स से चाबी निकाली, दरवाजा खोल करके अंदर आ गई। लोहे के गेट से अंदर आते ही छोटा सा आंगन पार करके बरामदे में उसने सब्जी का थैला रखा और पर्स को जल्दी से खाली किया। उसमें कागज और कुछ नोटबुक थे जो चाबी निकालते समय पानी अंदर चले जाने से भीग गए थे। उन्हें बरामदे के फर्श पर फैला करके रख दिया ताकि सूख जाएं। ऐसा लगता है बारिश उसे भिगोने ही आई थी, इसलिए अब बंद हो गई थी। बस बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। छिती बेटा, कहाँ हो तुम? देखो बच्चा, मम्मा आ गई। अपनी 4 साल की बेटी छितिजा को पुकारती हुई वह भीतर कमरे में गई तो देखा कि वह सो रही थी। अर्पिता ने जल्दी से अपने भीगे कपड़े बदले और दूसरे कमरे में अपने पति मनीष को देखने गई। कमरे का दृश्य देखते ही उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। मनीष, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? उसने सोते हुए मनीष को झिकझोरते हुए कहा। क्या किया है? हाँ, मेरे दोस्त आए थे थोड़ी देर के लिए, उन्हीं की आवभगत में थोड़े बर्तन फैले हुए हैं। अब उनसे तो नहीं कह सकता था कि बर्तन जरा उठा करके किचन में रख करके आओ। अब तुम आई हो तो समेट दो, उसने लड़खड़ाती जबान से कहा। सिर्फ बर्तन ही नहीं, ये गीली तौलिया, ये जूते चप्पल, अलमारी के कपड़े और ये सिगरेट के टुकड़े, ये सब फैला करके कह रहे हो कि बर्तन सिर्फ हैं। शांता कहाँ गई है? उसने जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मनीष ने कहा। अर्पिता ने अपनी नौकरानी शांता को फोन किया। शांता, तुम मेरे आने से पहले क्यों चली गई? अगर छिति जाग जाती तो? तुम्हें तो पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे अपनी बच्ची को छोड़ करके जाती हूँ। सॉरी भाभी, लेकिन मैं क्या करती। भैया के दोस्त आए थे और वो लोग शराब पी रहे थे। मुझसे कभी कुछ मंगवाते तो कभी कुछ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए छिति बिटिया को सुला करके मैं आ गई। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन बारिश होने लगी तो नहीं आ पाई, शांता ने कहा। ठीक है शांता, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी हो तो मुझे फोन करके बता दिया करो और छिति को अपने साथ ले जाया करो। मैं आते हुए उसे तुम्हारे घर से ले लूंगी, अर्पिता ने कहा। उसे पता था कि उसकी बेटी अपने पिता से अधिक शांता के पास सुरक्षित है। शांता उसी की कॉलोनी के साथ वाली बस्ती में रहती है और पिछले 2.5 साल से उसके घर का काम करती आ
आ रही है। मनीष तो शराब पी करके अपने होश में ही नहीं रहता और खुद वह अगर क्षिति की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती तो घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि मनीष पिछले 1-1.5 साल से कई जगह नौकरी करने की कोशिश कर चुका है, पर वह जहां भी नौकरी करता है अपनी लापरवाही और बुरी संगत के कारण या तो निकाल दिया गया या खुद ही ये कह करके छोड़ दिया कि वहां वेतन बहुत कम और मेहनत बहुत अधिक है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। वह छोटी छोटी बातों पर अर्पिता से लड़ने लगता और झगड़ा बढ़ जाने पर चीजें तोड़ना या उस पर हाथ उठाना तो आम बात हो गई थी। अर्पिता की भाभी मनीष की बहन है और उसने विवेक और अर्पिता के रिश्ते के विषय में मनीष को सब कुछ बता दिया था। पहले तो मनीष को कोई आपत्ति नहीं हुई, परंतु विवाह के बाद वह अर्पिता पर बात बात पर शक करने लगा और यही वजह रही कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल ना हो सकी। अर्पिता, मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम साथ दो तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मनीष ने कहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और किस तरह का साथ चाहते हो? मनीष की प्लेट में रोटी रखते हुए अर्पिता बोली, पैसों से साथ देने की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं लोन लेने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो लोन आसानी से मिल जाएगा, मेरा बिजनेस चलने लगेगा तो किस्तों में चुका दूंगा। मनीष ने कहा, और पहले वाले लोन का क्या? उसकी किस्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं और तुम्हारा बिजनेस कब का खत्म हो चुका है। ऐसे में एक और लोन का बोझ हम वहन नहीं कर पाएंगे। एक बिजनेस नहीं चल सका इसका ये मतलब नहीं है कि अब कोई बिजनेस नहीं चलेगा। हाँ, चल सकता है, पर कई बिजनेस आजमाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं ना मनीष, और एक से ज्यादा लोन का बोझ हम उठा भी नहीं पाएंगे। बोझ बोझ बोझ, अब तो तुम्हें मैं ही सबसे बड़ा बोझ दिख रहा हूँ। दरअसल तुम्हें अपनी नौकरी और पैसों का बहुत घमंड हो गया है। इसमें घमंड की क्या बात है? कर्ज लेने से पहले हम उसे चुकाएंगे कैसे, ये जानना भी तो जरूरी है। वैसे भी कोई भी बिजनेस जमने में 1-2 साल तो लग ही जाते हैं और तब तक हम किस्तें कैसे देंगे? हमारे पास कोई सेविंग भी नहीं है। फिर तुम ही बताओ कि हम एक और लोन कैसे ले सकते हैं? अर्पिता की आवाज की तलखी मनीष को चुभ गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, अपने पति पर विश्वास नहीं। अभी मेरी जगह तुम्हारा वो यार होता तो इतने सवाल जवाब नहीं करती। मनीष ने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ निवाला थाली में पटका और थाली को जोर से धकेल दिया। उसमें रखी सब्जी और रोटी बिखर गई। अन्न का ऐसा अपमान देख करके अर्पिता सहन नहीं कर पाई और जोर से बोली, मनीष, होश में रहो। खाने की प्लेट फेंक करके खाने का अपमान मत करो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि 2 जून की सुकून की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत और कितना त्याग करना पड़ता है। इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है मुझे। इन रोटियों के लिए मेरी बच्ची का बचपन तड़ाक। अर्पिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मनीष ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह अपमान के दर्द से तिलमिला उठी। अच्छा, हिम्मत देखना है तो देख, कहते हुए उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह दीवार से जा टकराई और उसके माथे पर घूमड़ निकल आया। लेकिन मनीष इतने भर से कहाँ रुकने वाला था। उसने लगातार उसकी पीठ और सिर पर घूंसे मारे और वह वहीं पर गिर पड़ी। उसे उसी अवस्था में छोड़ करके बाहर चला गया। अर्पिता जमीन पर पड़ी सिसकती रही। झगड़े की आवाज सुन करके क्षितिज भी जाग गई और माँ को रोते देख करके रोने लगी। अर्पिता ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फपक फपक करके रो पड़ी। आज उसका मन बगावत करने को बाध्य कर रहा था। अब तक अकेली होने के कारण मनीषा की हर जायज नाजायज बातों और कार्यों को ना चाहते हुए भी उसे सहन करना पड़ता था। उसने अपने मायके में भी शिकायत की, पर मनीष ने यह कहकर कि वह बात बात पर उसकी तुलना विवेक से करके उसका अपमान करती है। उसके मम्मी पापा और भाई को अपने पक्ष में कर लिया था। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही कमर तोड़ मेहनत करूंगी और फिर इनाम में मार खा करके गुजारा करूंगी?
एक साधारण गृहिणी जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, वह भी इस तरह अपमानित नहीं होती होगी जैसे मैं होती हूँ। कमाने के लिए मैं अपनी छोटी सी बच्ची का भी बचपन छीन रही हूँ। जब इसे माँ की ममता के साये में पलना चाहिए, तब यह आया के भरोसे पर पल रही है। फिर भी इस त्याग का कोई फायदा नहीं है। छिती को सीने से लगाए हुए वह रात्रि के तीसरे प्रहर तक जागती रही और अपने भाग्य को रोती रही। तीसरे पहर के बाद ना जाने कब उसे नींद आ गई। उस मोड़ पर जहां अर्पिता ऑटो से उतरी थी, विवेक को उसका इंतजार करते आधा घंटा हो गया। वह सुबह 7 बजे से ही अपनी कार में बैठे उसी रास्ते पर नजरें गड़ाए था जहां से अर्पिता बिना उसकी नजर में जा ही नहीं सकती थी। जहां से अर्पिता बिना उसकी नजर में आए जा ही नहीं सकती थी। लेकिन अब तक वह नहीं आई। वह पिछले 3 दिनों से रोज सुबह यहीं इसी तरह आकर के इंतजार करता और निराश होकर के चला जाता। शाम को जिस समय अर्पिता को यहाँ उतारा था, उस समय भी आकर के कुछ देर यहाँ ठहरता और फिर चला जाता। उसने अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली। 7:30 बज चुके थे, पर अब तक अर्पिता नजर नहीं आई। शायद वह किसी और रास्ते से जाती हो, इसलिए उसे दिखाई नहीं दी, या फिर उसका रोज जाना ही ना होता हो। पर वह तो अध्यापिका है, तो स्कूल या कॉलेज तो जाती ही होगी। क्या पता अब जॉब ना करती हो। लेकिन उस दिन तो वह स्कूल या कॉलेज से ही आ रही थी। ऐसे ना जाने कितने सवाल जवाब उसके दिमाग में चल रहे थे। इसी कश्मकश में उलझा वह एक लंबी सांस लेकर के अपनी सारी दुविधाओं को छोड़ वापस जाने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे दूर से आती हुई एक जानी पहचानी सी आकृति दिखाई दी। अर्पिता उसके मुंह से अनायास ही निकला। वह आकृति जैसे जैसे नजदीक आती जा रही थी, उसकी छवि स्पष्ट होती जा रही थी। वह पास आ चुकी थी, पर ये क्या, ये इतनी कमजोर और बीमार सी लग रही है। विवेक कार से बाहर निकल आया और उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया। अर्पिता का चेहरा मुरझाया हुआ था, मानो कई दिनों से बीमार हो। उसकी आंखों के नीचे नीले निशान थे, जो इन 3 दिनों में हल्के होने के बाद भी रह गए थे। विवेक को ऐसे अचानक अपने सामने देख करके वह हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए चुपचाप उसकी बगल से निकल करके आगे बढ़ गई। रुको अर्पिता, विवेक ने उसके आगे आते हुए कहा। मुझे जाने दो विवेक, मेरा रास्ता मत रोको, अर्पिता ने कहा। इतने सालों के बाद तुम्हें देखा है तो भी इस हाल में, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अर्पिता वहां और देर तक रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। 10 मिनट तक दोनों में से कोई नहीं बोला, तो विवेक ने अचानक गाड़ी सड़क के किनारे लगा करके रोक दिया। क्या हुआ, यहाँ क्यों रोक दिया? अर्पिता जैसे ख्यालों के भंवर से बाहर आई और बोली, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? विवेक बोला, कुछ नहीं, बाथरूम में फिसल करके गिर गई थी। अर्पिता ने नजर चुराते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी, इसलिए सच सच बताओ। वह बोला, विवेक तुम प्लीज मेरी लाइफ में आंधी बन करके वापस मत आओ, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। वैसे भी तुम ना हो करके भी हमेशा मेरे और मेरे मनीष के बीच में रहे हो, प्लीज चले जाओ। कहते कहते अर्पिता का गला रूंध गया। तुम खुश नहीं हो ना? उसने अपनी नजरें अर्पिता के चेहरे पर गड़ाते हुए कहा। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वह बोली, तुम्हारी जो दशा मैं इस वक्त देख रहा हूँ, उसे देख करके कोई भी समझ सकता है अर्पिता। अगर बाथरूम में गिरने से चोट लगी होती तो सिर्फ शरीर घायल दिखता, पर तुम्हारा तो मन भी आहत है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं भले ही तुम्हारा कुछ नहीं, पर दोस्त मान करके तो बता सकती हो, मन हल्का हो जाएगा। पूरी दुनिया में खुद को अकेली मान चुकी अर्पिता प्यार और अपनेपन की गर्मी से पिघल गई और फूट फूट करके रो पड़ी। विवेक का मन हुआ कि आगे बढ़ करके उसे अपनी बाहों में भर ले और उसके सारे गम अपने भीतर समा ले, पर वह ऐसा नहीं कर सका और मन ही मन अपनी असहाय स्थिति को कोसता
हंसता रहा। उसने अर्पिता के सिर पर हाथ रखा और धीरे से सहलाते हुए बोला, रो लो अर्पिता, और जब मन हल्का हो जाए तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। वह रोती रही और विवेक उसके सिर पर हाथ रखे उसे सांत्वना देता रहा। उसकी आंखों ने भी आंसुओं को छिपाने में असमर्थता जताई और मर्दानगी के नाम पर पड़ा कठोरता का आवरण ढह गया और उसके गालों पर आंसुओं ने अपना मार्ग बना लिया। जितना सुबक सुबक करके अर्पिता रोती उतना ही उसका दिल रो रहा था। कितना विवश महसूस कर रहा था वह इस समय। तुम्हें पता है अर्पिता, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब मैं भी वहीं आस पास ही था। अपने सपनों की दुनिया लुटते हुए देख रहा था, पर यह सोच करके कि तुम जहां भी रहोगी खुश रहोगी। अपने मन को समझा लिया था, लेकिन आज तुम्हें इस हाल में देख करके मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्यों छोड़ दिया मैंने तुम्हें। तुम्हारे बारे में मुझे पता करना चाहिए था। पर कहते हुए वह चुप हो गया। अर्पिता रो करके शांत हो चुकी थी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है विवेक? अपने पापा के वचन का मान रखने के लिए तुम्हें तो मैंने ही छोड़ा था और तुमसे भी वचन ले लिया कि कभी मेरे सामने मत आना। कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारे चेहरे पर लगे चोट के निशान बता रहे हैं कि तुम्हारे पति ने तुम पर सिर्फ हाथ ही नहीं उठाया, उसने बेरहमी से पीटा है तुम्हें। क्या कर सकती हूँ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, उसका पति भी कभी उसका नहीं होता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा और भाई सभी तो हैं, तुम उनसे क्यों नहीं कहती हो? और तुम्हारा पति तो तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है ना, तो कुछ तो सम्मान करता ही होगा। हाँ, दोस्त का बेटा है। बोलते हुए मानो अर्पिता के मुंह से कड़वाहट घुल गई। पापा भूल गए कि वह दोस्त का बेटा है, दोस्त नहीं। आजकल तो लोग अपने माँ बाप को उनके जीते जी प्यार और सम्मान नहीं दे पाते। फिर मेरे पापा ने उनके दोस्त के बेटे से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिया। लेकिन तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो? उसने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहा? अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती? विवेक ने उसके चेहरे और हाथ पर नीले निशानों की ओर संकेत करते हुए कहा। कोशिश की मैंने, कई बार कहने की कोशिश की, पर मनीष के पापा और मयंक भाई की आंखों पर ना जाने कौन सी विश्वास की पट्टी बांध रखी है कि उन्हें लगता है कि मैं ही उसे इतना ज्यादा दुखी कर देती हूँ, इतना बेबस कर देती हूँ कि उसकी जगह कोई भी होता तो भी उसका भी हाथ उठ जाता। उन्हें लगता है कि हमारी लड़ाई अक्सर तुम्हें लेकर के होती है और मैं हमेशा तुमसे मनीष की तुलना करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ। कहते हुए अर्पिता फिर से रो पड़ी। प्लीज अर्पिता, रो मत, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, प्लीज चलो। स्कूल की बात बीच में ही काट करके वह बोल पड़ी और पर्स से रुमाल निकाल करके आंसुओं से भरा अपना चेहरा साफ करने लगी। तुम ऐसे स्कूल जाओगी, ऐसे चोट के निशानों के साथ? हाँ, किसी को क्या पता कि चोट गिरने के हैं या उसने जानबूझ करके अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विवेक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अर्पिता के बताए गंतव्य की ओर मोड़ दिया। अर्पिता, तुम्हारे भाई का फोन आया था। मम्मी हम लोगों से मिलना चाहती हैं। मैंने अगले हफ्ते जाने के लिए बोल दिया है, तो तुम छुट्टी ले लेना 1-2 दिन के लिए। मनीष किसी फाइल के पन्ने पलटते हुए बोला। अर्पिता ने बिना गर्दन उठाए कहा और यथावत क्षितिजा की ड्रेस की सिलाई करती रही। भले ही उसने जताया नहीं, पर उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि मम्मी ने स्वयं फोन ना करके मयंक भाई से करवाया और मयंक ने भी अपनी बहन के पास फोन ना करके मनीष से बात किया। फिर घर पर बुलाने की औपचारिकता क्यों, जब कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता। उसके घर में सभी मनीष पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और अपनी ही बेटी की बातें उन्हें झूठ लगती है। जब जब उसे अपने मायके वालों का बदला व्यवहार याद आता है, तब तब वह याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उससे क्या गलती हुई जो आज उसके अपने ही माँ बाप उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक वह कारण नहीं समझ पाई। उसने अपने पापा के वचन का मान रखने के लिए अपने सपनों की बलि दे दी और यह बात सब जानते हैं, फिर भी उससे ज्यादा अपने दामाद पर विश्वास करते हैं। वह तो पूरी दुनिया में अकेली हो गई है। अपनी परेशानियां, अपनी बथा किसी से कह नहीं सकती है। उसके पास अकेले रो करके मन को हल्का करने और स्वयं को समझा करके शांत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसे बहुत दुख होता है जब उसकी मम्मी उसे फोन ना करके मनीष को फोन करती हैं और मनीष से बात करने के बाद उससे बात करती हैं। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है
कि अब किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसका जीवित रहना व्यर्थ है। लेकिन अगले ही पल अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है और ममता के हाथों विवश हो जाती है। 3 दिन के बाद छुट्टी न मिलने की बात कह करके अर्पिता ने अपने मायके जाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर के भी दोनों में बहस हुई, पर वह अपनी बात पर अडिग रही और साफ साफ कह दिया कि उसे जाना हो तो जाएं, पर वह नहीं जाएगी। तुम अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं जा सकती, कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम, मनीष ने खींचते हुए कहा। मेरे माँ बाप मेरे लिए पलक पावड़े बिछा करके नहीं बैठे हैं कि मैं अपना सारा काम छोड़ करके दौड़ी चलू जाऊं। इस समय स्कूल में ज्यादा काम है तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती, अर्पिता ने जवाब दिया। तुम्हारी इन्हीं आदतों के कारण इकलौती बेटी होकर भी तुम अपने माँ बाप की चहेती नहीं बन पाई। मैं कहता हूँ कि अब भी समय है, सुधर जाओ और हमेशा अपनी मनमानी करना बंद करो। कह करके मनीष पैर पटकता हुआ बाहर चला गया और जाते जाते उसके जख्मों पर नमक छिड़क गया। आंसुओं की बूंदें अर्पिता के गालों पर लुढ़क आई। उसने हथेली से आंसू पोंछे और सोचने लगी कि रो करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए उसे अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। बाकी जो जैसा चल रहा है चलता रहे। अचानक दरवाजा खुला और हाँफती हुई शांता ने अंदर आते ही पूछा, भाभी भाभी छिती बिटिया आई क्या? शांता, वो तो तेरे साथ थी तो यहाँ कैसे होगी? अर्पिता घबराते हुए बोली। भाभी, वो बाजार में एक खिलौने वाले को देखकर मुझसे जिद करने लगी, लेकिन जब तक वो थोड़ी दूर चला गया था इसलिए मैंने कहा कि दूसरा आएगा तब दिलवा दूंगी। बस इतना सुनते ही मुझसे हाथ छुड़ा करके उसके पीछे भागी। मैं भी उसके पीछे भागी, लेकिन बीच में एक बाइक वाला आ गया और फिर एक के बाद एक 3-4 बाइक आगे से निकल पड़ी। मैं भी आगे बढ़ ही नहीं पाई। इतने में छिती पता नहीं कितने आगे निकल गई। मैंने बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली, शांता ने रोते हुए बताया और सिर पकड़ करके वहीं बैठ करके रोने लगी। शांता, चल मेरे साथ, मेरी बच्ची कहीं खो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कहते हुए अर्पिता बाहर की ओर भागी। पीछे पीछे शांता भी भागती हुई आई। अभी वो अपने घर से 2-4 कदम ही आगे गई होगी कि अभी दूर से ही क्षितिजा किसी की उंगली पकड़ करके इधर आ रही थी। अर्पिता और शांता जहां भी थी वहीं रुक गई। क्षिति ने हाथ किसका पकड़ा हुआ है? शांता धीरे से बुदबुदाई, लेकिन अर्पिता की नजर ज्यों ही उस शख्स पर पड़ी वह हैरान रह गई। वह खुश हो या दुखी उसे समझ नहीं आया। अपनी जगह पर जड़वत हो वह उनके पास आने का इंतजार करने लगी। जो दृश्य इस समय वह देख रही थी कुछ ऐसा ही तो सपना था उसका, जो कि उसके मान सम्मान की बलि बेदी पर स्वाहा हो गया, जो आज भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हाथ में गुब्बारे लिए क्षिति दौड़ करके अपनी मम्मी से लिपट गई। यह देख करके विवेक के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का मिला जुला भाव झलक उठा। अर्पिता, ये तुम्हारी बेटी है? वह विस्मित हो करके पूछ बैठा। हाँ, पर आपको कहाँ मिली? मेरी तो जान ही निकाल दी थी इसने, उसे गोद में उठाते हुए कहा। मैं मार्केट में कुछ खरीदारी करने गया था, तभी इस गुड़िया को इनसे शांता की ओर संकेत करते हुए हाथ छुड़ा करके भागते हुए देखा, और ये भी देखा कि बहुत कोशिशों के बाद भी ये उस तक नहीं पहुंच पाई। मेरी नजर इस शरारती गुड़िया पर ही थी। मैंने सोचा कि इसे पकड़ करके इनको सौंप दूंगा, लेकिन ये इनको ढूंढते हुए तब तक वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं तो इसे लेकर के पुलिस स्टेशन जाने वाला था, पर जब इससे पूछा कि तुम अपने घर का रास्ता जानती हो तो इसने हाँ कहा, और फिर मैं इससे ही रास्ता पूछते हुए यहाँ लेकर के आया। विवेक एक ही सांस में बोल गया, मानो उसे बताने की जल्दी हो। थैंक यू सो मच विवेक, अगर ये मुझे अभी नहीं मिलती तो मैं तो मर ही जाती। कहते हुए अर्पिता ने क्षिति को जोर से अपने सीने से लगा लिया और जैसे उसे उसके दूर जाने का डर मन में समा गया हो। साहब जी आइए, और पास में ही है, चाय पी करके जाइएगा, शांता ने कहा। अंकल जी आओ ना हमारे घर। मम्मी अंकल जी छे बोलो ना। शांता की बात सुन करके क्षिति को संबल मिला और वह जिद करने लगी। अर्पिता नहीं चाहती थी कि विवेक उसके घर आए। वह ये बात विवेक से कह भी देती, लेकिन शांता के होते हुए वह नहीं कह सकती थी। लेकिन उसने भी कहा,
हाँ हाँ विवेक, आओ चाय पी करके जाना। विवेक उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव भंगिमाओं को न सिर्फ देख रहा था बल्कि महसूस भी कर रहा था कि वह क्या चाहती है। इसलिए वह व्यस्त होने का बहाना बना करके फिर मिलने के लिए कहा और क्षिति के सिर पर प्यार से हाथ फेर करके चला गया। उनमें से किसी ने नहीं देखा कि मनीष यह सब दूर से देख रहा था। विवेक जल्दी जल्दी बाजार की ओर चला जा रहा था। क्षितिजा को घर पहुंचाने की जल्दी में वह खरीदारी नहीं कर पाया था, इसलिए वह अब सामान लेकर के जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वह बाजार में पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक करके पीछे मुड़ा। सामने खड़ा व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। अभी वह सोच ही रहा था कि उसे कहाँ देखा है। वह व्यक्ति बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम विवेक हो। हाँ, पर मुझे याद नहीं रहा कि मैं आपको कब और कहाँ मिला हूँ। विवेक अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हुए बोला। वह मन ही मन यह सोचकर शर्मिंदा हो रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति उसके विषय में क्या सोचता होगा कि मैं लोगों को भूल जाया करता हूँ। तुम मुझसे पहले मिले ही नहीं हो। हाँ, हो सकता है कभी दूर से देखा हो। वो क्या है ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से तो उसके पति की अनुपस्थिति में ही मिलते हो, तो पहचानोगे कैसे। मनीष ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए अपने आप को सामान रखने की कोशिश करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। विवेक अचकचाते हुए बोला, अच्छा, बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था। अभी अभी मेरी पत्नी से मिल करके आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा बाकी सब बेवकूफ हैं? उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। मनीष गुस्से में फुफकारता हुआ बोला। ओह, तो तुम मनीष हो, विवेक ने प्रत्यक्ष में कहा, किंतु उसको पहचानते ही उसकी आंखों के सामने अर्पिता का चोटों से जगह जगह नीला पड़ा हुआ चेहरा घूम गया। उसका मन नफरत से भर गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी मनीष को पीटना शुरू कर दे, पर ऐसा करने से अर्पिता की बदनामी होती। इसलिए गुस्से को काबू करने के लिए उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और बोला, तुम मुझे और अपनी पत्नी दोनों को गलत समझ रहे हो। वाह, मानना पड़ेगा, काफी हिम्मत है। तभी तो मेरी आंखों देखी को भी झुठला रहे हो। मनीष ने आगे बढ़ करके विवेक के बाएं कंधे को थपथपाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में इस प्रकार कहा जैसे उसके साहस की प्रशंसा कर रहा हो। जैसे कोयले में दबी आग दिखाई भले ना दे, पर उसकी तपिश आसपास के लोगों तक पहुंच ही जाती है, उसी तरह उन दोनों के बातचीत की आवाज सामान्य होने के बाद भी उसकी कड़वाहट लोगों ने महसूस कर लिया और एक एक कर उनके आसपास एकत्रित होने लगे। विवेक माहौल की नजाकत को समझते हुए वहां से निकलने के लिए मुड़ता है, लेकिन मनीष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है? देखो मनीष, मेरा हाथ छोड़ो, बिना वजह तमाशा मत बनाओ। घर जाओ और अपनी बेटी और नौकरानी से पूछना कि मैं वहां क्यों आया था। हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। कहते हुए विवेक ने अपना हाथ खींच लिया और वहां से चला गया। वहां खड़े लोग आपस में एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे हों कि माजरा क्या है। पर विवेक के तमतमाए चेहरे को देख करके किसी का साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ पूछता, और मनीष ओंठों में ही भुनभुनाता हुआ एक ओर चल दिया। क्षितिजा खेलते हुए अपने बिखरे हुए खिलौनों को कभी इकट्ठा करती, फिर उन्हें करीने से सजाने की कोशिश करती और कभी दूर दूर रख करके देखती कि वे दूर से कैसे लगते हैं। अर्पिता कपड़े प्रेस करते हुए बार बार उसकी ओर देखती। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर आज क्षिति खो जाती तो। ऐसा सोचते ही वह सिहर उठी। नहीं, मैं ऐसी नकारात्मक बातें क्यों सोच रही हूँ? मेरी बच्ची मेरे पास है और इसके लिए भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उन्होंने विवेक को फरिश्ता बना करके भेज दिया। तभी उसकी नज़र फिर उसकी बेटी की ओर उठी। उसने देखा कि वह अपनी गुड़ियों को जो अभी एक साथ थी उन्हें अलग अलग दूर दूर रख रही थी और रखने के बाद उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। क्षिति, ये क्या कर रही हो बेटा? अभी आपने अपनी सभी डॉल्स को दूर दूर क्यों रख दिया है? अर्पिता उसके पास आकर के उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मम्मा, ये मेरी मम्मी हैं और ये पापा हैं और ये क्षितिजा। मम्मी पापा फाइट तल रहे हैं।
बहुत छोल हो रहा था, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। अब ये फाइट नहीं। क्षितिजा की तोतली मासूमियत से भरे जवाब को सुन करके अर्पिता अवाक रह गई। वह चुपचाप वापस अपने काम करने लगी। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान क्षिति की ओर चला जाता और वह सोचने को विवश हो जाती, मेरी मासूम बच्ची भी हम दोनों के झगड़े में अनायास ही पिस रही है। उसे भी बुरा लगता है पर वह कह नहीं पाती है। उसके दिमाग पर भी कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। आज ही मनीष से बात करूंगी कि वह नहीं, हम बच्ची के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। सोचते हुए उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। रात के 8 बजने वाले थे पर मनीष अब तक घर नहीं आया, तो फिर इतनी रात को कहाँ होगा। डोरबेल बिना रुके लगातार बजती जा रही थी। अरे आ रही हूँ, थोड़ा सब्र रखो, बोलते हुए वह जल्दी जल्दी हाथ पोंछती हुई बाहर आई और बिना देखे ही जल्दी से मुख्य गेट खोल दिया। सामने मनीष को देख करके एक ओर हट गई और उसके भीतर आते ही गेट बंद करके पीछे पीछे अंदर आ गई। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, अर्पिता ने कहा। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज अपने पति पर। मनीष की सिर्फ आवाज में ही नहीं, उसके चेहरे के हाव भाव से भी व्यंग झलक रहा था। मुझे तो हमेशा ही प्यार आता है, मेरे पति को ही समझ नहीं आता तो क्या करूं। उसके व्यंग को समझते हुए भी अर्पिता ने ना समझने का दिखावा करते हुए कहा, हूँ क्या करूं, इतना मूर्ख नहीं हूं कि दिखावा और सच्चाई में अंतर ना कर सकूं। आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती है मुझसे, मनीष ने कहा। आंखों देखी मक्खी से क्या मतलब है तुम्हारा, अर्पिता ने हैरानगी से कहा। वो कब से यहाँ आता जाता है, अगर आज मैं नहीं देखता तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता और तू मेरे सामने सती सावित्री होने का ढोंग करती रहती। कहते हुए मनीष का चेहरा क्रोध और घृणा से विकृत हो गया। किसकी बात कर रहे हो, अर्पिता को समझ नहीं आया कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा बहुत भोली है भाई तू, अभी तक नहीं समझी कि मैं तेरे यार की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है तुझे बाहर उससे बात करते हुए, कब से चल रहा है ये सब। मनीष गुस्से में आग बबूला हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती बार बार ऐसी भाषा बोलने में, छी, पता नहीं कब तुम्हारे दिमाग की गंदगी साफ होगी। और हाँ प्रीत, क्षिति के सामने लड़ो मत, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारी लड़ाई का। कह करके वह रसोई में जाने लगी पर तभी मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबरा गई कि फिर से वह मारपीट ना करने लग जाए। कहाँ जा रही हो, पहले मेरी बात का जवाब दे कि ये सब कब से चल रहा है। वह चीख ही तो पड़ा था और उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके क्षितिजा डर गई और रोने लगी। अर्पिता ने अपना हाथ झटक करके छुड़ाया और दौड़ करके क्षितिजा को उठा करके गले से लगा लिया और थपकी दे करके उसे चुप कराने लगी। मनीष, मैं कह चुकी हूँ, बच्ची के सामने चिल्लाओ मत प्लीज। और रही विवेक की बात, तो आज तो पहली बार यहाँ आया था। क्षिति मार्केट में शांता का हाथ छुड़ा करके भाग गई और खो गई थी। शांता ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली तो वह रोती हुई वापस आ रही थी। विवेक ने उसे शांता का हाथ छुड़ाते देख लिया था, इसलिए उसे पकड़ करके हमारे घर ला रहा था। उसने जल्दी जल्दी पूरी बात बता दी ताकि वह चुप हो जाए, पर मनीष की आंखों पर तो अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए वो कहाँ मानने वाला था। तुझे मैं बेवकूफ दिखता हूँ, गधा हूँ मैं कि कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगा। मनीष ने उसके कंधे पर हाथ मार करके धक्कियाते हुए कहा। मत मानो, बात को खत्म करने की गुरेज से कह करके वह जाने लगी। तभी तड़ाक से उसके गाल पर एक तमाचा मनीष ने जड़ा। क्षितिजा डर के मारे जोर जोर से फिर से रोने लगी और अर्पिता उसे अपने सीने से लगाए वहीं धरती पर बैठ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कहाँ जाए। उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था पर बेटी के कारण रो भी नहीं पा रही थी। मनीष उसे गालियां देता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और वह वहीं बैठी खामोशी से आंसू बहाती रही। जब तब रोक नहीं पाती और सिसक पड़ती है, पर अगले ही पल क्षितिजा को पता ना चल जाए यह सोच करके अपने ऊपर काबू करने की कोशिश करती है। काफी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद उसने देखा कि
क्षितिजा उसकी गोद में ही सो गई है। उसने उठ करके उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद भी उसके पास ही लेट गई। उसके मनो मस्तिष्क में बार बार विवेक का उदास चेहरा तैर जाता और दूसरे ही पल मनीष का गुस्से से तमतमाया चेहरा और उसकी गाली याद आती और उसकी आंखें फिर बरस पड़ती। वह रोते रोते कब नींद की आगोश में समा गई पता ही ना चला। ना जाने क्यों विवेक को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अर्पिता के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। जिस तरह से मनीष ने उससे बात की थी तो उसने अर्पिता से भी कहीं उस दिन की तरह फिर से हाथ तो नहीं उठाया होगा उसने। वह जितना अधिक सोचता उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। पर इस समय वह विवश था, अर्पिता की सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए सोने की कोशिश में बार बार करवटें बदल रहा था। उसने अपने मोबाइल में समय देखा तो रात के 1 बज चुके थे, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह उठ करके टेबल के पास गया और वहां से एक किताब उठा करके अपने बेड पर आकर के लेट गया और उसे पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। सुबह के 5 बजे ही उसकी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। आज उसे जल्दी जाना होगा ताकि ऑफिस से पहले वह अर्पिता से मिल करके उसकी कुशलता जान सके। अतः वह तैयार होकर के नाश्ता करके 7 बजे ही घर से निकल गया। वह फिर उसी मोड़ पर गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अर्पिता का इंतजार करने लगा। लगभग 15-20 मिनट के बाद उसे दूर से अर्पिता आती दिखाई दी। पास आते ही उसने उसे आवाज दिया। अर्पिता को डर था कि अगर मनीष ने कहीं से उसे देख लिया तो फिर से झगड़ा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और बिना समय गंवाए गाड़ी में बैठ गई। वह मनीष के कल के व्यवहार से भी बेहद व्यथित थी। उसका भी मन कर रहा था कि किसी से कह करके अपने मन के गुबार को निकाल दे। इसलिए विवेक को सामने पा करके जैसे उसके मन का गुबार पिघल गया और वह आंखों से बह निकला। उसके आंसू देख विवेक को भी मन द्रवित हो उठा। वह बिना कुछ कहे बोले ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी रही। कुछ आगे जा करके एक रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी रोक दी। अर्पिता भी बिना कुछ बोले बाहर निकली और उसके पीछे पीछे चुपचाप रेस्टोरेंट के भीतर चली गई। सुबह का समय था, इसलिए रेस्टोरेंट में इक्का दुक्का मेजें भी भरी हुई। विवेक कोने की मेज पर पहुंच करके रुक गया। अर्पिता भी आ करके उसके पास ही खड़ी हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। विवेक ने उसके लिए कुर्सी आगे खींची। हम यहाँ क्यों आए हैं? अर्पिता ने बैठते हुए कहा। तुमने नाश्ता नहीं किया है ना, इसलिए। दूसरी कुर्सी खींच करके मेज के दूसरी ओर बैठते हुए उसने जवाब दिया। अर्पिता हैरान होकर के उसकी ओर देखने लगी और सोचने लगी कि उसे कैसे पता चला कि मैंने नाश्ता नहीं किया है। क्या सोच रही हो? यही कि मुझे कैसे पता चला? विवेक ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। हाँ, और ये भी तुम मेरे चेहरे पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? उसे अपने चेहरे पर नजरें गड़ाए देख अर्पिता ने कहा। वह हड़बड़ा करके दूसरी ओर देखने लगा और वेटर को इशारे से बुलाया और स्वयं को संयत करते हुए अर्पिता से पूछा, कल मार्केट में मुझसे मनीष मिला था। वह जिस तरह से मुझसे बात कर रहा था, मुझे लगा कि घर पहुंचने पर तुमसे जरूर लड़ाई होगी। शायद हाथ भी उठाया हो। मैं उसी वक्त तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन तब बात ज्यादा बिगड़ जाती, इसलिए नहीं आया। जो चीज मेरी नियत बन चुकी है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। विवेक, कल की स्थिति के लिए हम दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। फिर भी मनीष नहीं समझ सकते, उनकी बेटी खो सकती थी। इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। बस तुम मुझसे मिले, यह बात अहम हो गई। विवेक, तुम तो अब आए हो, पर मनीष ने तो हमारे बीच से तुम्हें कभी जाने ही नहीं दिया। वह तो अर्पिता अपनी पूरी बात करती इससे पहले ही वेटर आ गया और वह चुप हो गई। विवेक ने वेटर को कॉफी और सैंडविच लाने को ऑर्डर दिया और उसके जाने के बाद बोला, इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वही हुआ। अर्पिता, तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? इतनी मजबूर नहीं हो तुम। उच्च शिक्षा प्राप्त आत्मनिर्भर लड़की हो, फिर ये अमानवीयता क्यों सहन कर रही हो? तुम नहीं समझोगे विवेक, औरत होना ही अपने आप में सबसे बड़ी बदकिस्मती है। औरत का दूसरा नाम समझौता है, कभी खुद से कभी परिस्थितियों से। अब तो ऐसा लगने लगा है कि दुनिया में शायद ही कोई औरत हो जो बिना
समझौता किए जी सकी हो, कहते हुए उसका गला भर आया। मनीष ने उसके हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, और याद करो शादी से पहले वाली अर्पिता को। क्या वो भी कभी ऐसी सोच सकती थी? मुझे कतई मंजूर नहीं कि तुम जिंदगी भर समझौते करती रहो। वेटर ऑर्डर लेकर के आ गया तो विवेक ने अपना हाथ अर्पिता के हाथ के ऊपर से हटा लिया। वह कॉफी और सैंडविच रख करके चला गया। शादी से पहले वाली अर्पिता ना तो अकेली थी, ना माँ थी और ना ही समाज की परवाह करती थी, इसलिए वह मजबूत और साहसी थी। लेकिन वो सिर्फ एक रिश्ते की वजह से, विवेक सिर्फ बेटी होने की वजह से कमजोर पड़ गई है। फिर आज वाली अर्पिता तो बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी और माँ भी। फिर ये कैसे समाज से और अपने ही रिश्तों से लड़ सकती है? अर्पिता ने कहा, तुम उन रिश्तों और समाज की बात कर रही हो जिनके होते हुए भी तुम अकेली हो और अन्याय सहन करने के लिए बाध्य हो। तुम चाहो तो अब भी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती हैं। उसने अर्पिता के हाथ को अपने दोनों हथेलियों के बीच पकड़ते हुए कहा, मुझे सपने मत दिखाओ विवेक, मैंने सपने देखना तो कब का छोड़ दिया है। अब मेरे जीने की एक ही वजह है, मेरी बेटी, और मैं उसके लिए हर परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो तुम अपनी बेटी के बारे में ही सोचो कि जिस तरह से तुम जी रही हो वैसे तुम अपनी बेटी को कितनी खुशियां दे पाओगी। बच्चों की परवरिश के लिए भी स्वस्थ वातावरण की जरूरत होती है, और तुम्हारे घर का माहौल कैसा है ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। यह सुनते ही अर्पिता को छिती का खेल खेल में गुड़िया और गुड्डों का अलग अलग करना याद आ गया और उसकी आंखें भर आई। विवेक, तुम क्या चाहते हो? कैसे ये सब ठीक हो सकता है? तुम मनीष को समझाओ, और अगर वो अब तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तो कानून की मदद लो। तुम्हें मुझसे जो मदद चाहिए हो, जब भी मेरी जरूरत हो, बस एक फोन कर देना। अब हमें चलना चाहिए, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। कहते हुए वह खड़ी हो गई। वह विवेक की बात से ना तो सहमत हो पा रही थी और ना ही नकार पा रही, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहती थी। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो, मैं बिल पे करके आता हूँ, उसने खड़े होते हुए कहा। अर्पिता रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी और विवेक काउंटर पर जाकर के बिल देने लगा। मनीष ने जब तक विवेक को देखा नहीं था तब तक वह अर्पिता के साथ लड़ते हुए विवेक का नाम बीच में सिर्फ इसलिए लाता था ताकि उसे नीचा दिखा सके और उसको ये एहसास करा सके कि उसके चरित्र पर दाग हो सकता है, पर उसका पति बिल्कुल बेदाग है। जब उसने विवेक को देख लिया था तो वह असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो गया। उसे हर पल यह लगता था कि विवेक उसकी पत्नी के आसपास ही रहता होगा। अर्पिता जब स्कूल जाती होगी तो वह उससे मिलती होगी। अगर वह किसी से फोन पर बात करती तो उसे लगता कि जरूर विवेक से ही बात कर रही होगी। वह अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। वह स्कूल जाती तो उसके पीछे पीछे जाता। स्कूल की छुट्टी का समय होता तो वह खुद वहां पहुंच जाता और दूर से उस पर नजर रखने की कोशिश करता। वह मार्केट जाती तब भी पीछे पीछे जाता। कभी कभी अर्पिता को पता चल जाता, तब उन दोनों में खूब बहस होती और जब तब तो मनीष उस पर हाथ भी उठा देता। उसका यह बेरुखी और क्रूर रवैया अर्पिता को विवेक के और करीब लाता जा रहा था। अब उसका मन भी विवेक की कहीं बातों की वकालत करने लगा था। वह भी सोचने लगी कि कौन से समाज की परवाह कर रही है वह, उस समाज की जिसे उसकी कोई परवाह नहीं है। और तो और उसके अपने माँ बाप भाई तक उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे यहाँ रोज रोज गालियाँ और मार खाने के लिए छोड़ दिया है। उन लोगों की परवाह क्यों कर रही है वह? अगले ही पल सोचती, नहीं, अपने आत्मसम्मान की परवाह है। मैं समाज में सबके सामने सिर उठा करके चल सकूं, इस बात की परवाह है और होनी चाहिए। पर जब मनीष उस पर चिल्लाता है, उसे पीटता है, क्या तब उसका आत्मसम्मान आहत नहीं होता? तब भी तो उसे घर से बाहर निकलते हुए शर्मिंदगी नहीं होती। वह पड़ोसियों से मुंह छिपाती है, तब उसकी क्या गलती होती है? गालियां भी वही खाए, मार भी वही खाए और लोगों से नजरें भी वही चुराए। ये कहाँ का न्याय है? अर्पिता स्वयं से ही जूझती, खुद ही प्रश्न करती और खुद ही उसका जवाब भी देती। अपने मन के उद्वेलन से हर पल जूझती, खुद के पास
खुद के चोट पर खुद ही मरहम लगा लेती। खुद की गलती ना होने पर भी खोज खोज करके खुद की गलती ढूंढने की कोशिश करती और खुद को समझा लेती। किसी मित्र की सहायता से मनीष की किसी ऑफिस में अकाउंटेंट की नौकरी लग गई। अब उसे भी ऑफिस जाना होता, लेकिन अर्पिता के बाद फिर भी वह उसके कपड़े प्रेस करके जूते पॉलिश करके रख देती, जिससे उसे कुछ भी खोजना ना पड़े। साथ ही उसके लिए नाश्ता बनाने के साथ साथ उसका टिफिन भी रख करके जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से मनीष को कोई शिकायत का अवसर मिले और वह फिर से लगाई जॉब छोड़ दे। उसे उम्मीद थी कि शायद व्यस्त होने के कारण अब वह विवेक पर ध्यान नहीं देगा और घर में शांति रहेगी। पर उसे पता चला कि शक के कीड़े कुछ पल के लिए शांत तो हो सकते हैं, परंतु मर नहीं सकते हैं। शक तो ऐसी आग है जो धीरे धीरे घर के भीतर रिश्तों को सुलगाती रहती है और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि रिश्ते जल करके खाक हो चुके होते हैं। अर्पिता मृत प्राय रिश्ते को भी बचाना चाहती थी, पर अब वह विवेक से बात करना छोड़ नहीं सकती थी। वह अपने आप को नितांत अकेली महसूस करती थी। ऐसे में बस विवेक ही तो था जिससे वह अपने मन की बात कह सकती थी। आज अर्पिता के स्कूल से किसी अध्यापिका के रिटायर होने पर उनको फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी, इसलिए वह पार्टी के अनुकूल तैयार हो रही थी। इस पार्टी को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ड्रेस कोड तय किया गया था। सभी महिला अध्यापिकाओं को गुलाबी और इससे मिलते जुलते रंग की साड़ी और अध्यापकों को नीली कमीज और काली पैंट पहननी थी। अर्पिता ने पीच कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी, जिसमें छोटे छोटे मिरर वर्क्स वाले सुनहरे रंग गोल्डन कलर का पतला सा बॉर्डर साड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। सुरमई रंग की आभा लिए सुनहरे रंग के स्लीवलेस डीप नेक के डोरी वाले ब्लाउज और साड़ी के रंग की मिली जुली आभा में उसका दूधिया रंग और अधिक दमक उठा। कानों में साड़ी के बॉर्डर में मैच करते बड़े बड़े टप्स और गले में मोतियों की माला, जिसमें टॉप्स के जैसा ही बड़ा सा पेटेंट था। एक हाथ में पीड और गोल्डन कलर की चूड़ियों का सेट तथा दूसरे हाथ में गोल्डन चेन वाली घड़ी थी। घड़ी वाले हाथ की 2 उंगलियों में जर्किन जड़ी हुई अंगूठी और चूड़ी वाले हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की बड़ी सी अंगूठी और अनामिका उंगली में सोने की छोटी अंगूठी थी। वैसे उसने सिर्फ बड़ी अंगूठी ही थी जो आज पहनी थी, बाकी तो वो रोज ही पहने रहती थी। पैरों में वही रोज वाली पतली सी पायल थी, लेकिन उसने आज सैंडल भी गोल्डन और गुलाबी रंग का पहना। बालों को करीने से पीछे ले जाकर के ढीला सा जूड़ा बनाया और असली जैसे दिखने वाले 2 गुलाब जूड़े के दाईं ओर लगा लिया। मांग में सिंदूर की पतली सी रेखा दमक रही थी। आंखों में काजल की हल्की सी रेखा बनाई, जिससे नीचे की पलकें घनी तो लगने लगी, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने काजल लगाया है। आंखों पर हल्का सा आई शैडो लगाना चाहा, पर फिर वापस रख दिया। बस अपनी घनी पलकों को और हाईलाइट कर दिया। घनी काली पतली व धनुषाकार भवों के बीच में साड़ी के रंग की छोटी सी बिंदी और ओंठों पर उसी रंग की लिपस्टिक लगा करके जब उसने आईने में खुद को देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी और को देख रही हो। आज वह 5 साल बाद पहले वाली अर्पिता को महसूस कर रही थी। इन 5 सालों में वह शायद ही कभी इतने मन से तैयार हुई हो, इसलिए उसे आईने में दिखने वाली परियों की सुंदरता को भी मात देने वाली यह छवि अनजानी सी लगी। कहीं मैंने ज्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया, या सोच करके वह ध्यान में अपने आप को देखती कि क्या हटाऊं इसमें से, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसे वह कम कर सकती। उसने शांता से क्षितिजा को स्कूल में छोड़ने के लिए और उसे छोड़ वहीं से घर जाने तक छुट्टी के समय उसे ले आने को कहा। उसने बताया कि आज उसे देर हो सकती है, इसलिए वह क्षितिजा को ध्यान रखे उसे जरूरी निर्देश दे करके उसने अपना पर्स उठाया और जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंची, इतनी बन ठन करके कहाँ चली सवारी,
किससे मिलने की इतनी जल्दी है? पीछे से मनीष की आवाज सुन करके वह ठिठक गई। आज हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। आपके कपड़े निकाल करके रख दिए हैं, नाश्ता और टिफिन भी तैयार है, कह करके वह बाहर की ओर चल दी। पार्टी में वो भी आमंत्रित है क्या? आज से पहले तो तुम कभी इतनी तैयार नहीं हुई। मनीष की आवाज में तल्खी साफ नजर आ रही थी। अब से पहले तुमने खुश होने का कोई कारण भी तो नहीं दिया, फिर कैसे तैयार होती? उसने मन में सोचा और प्रत्यक्ष में बोली, अब प्लीज लड़ाई के बहाने मत ढूंढो, मुझे देर हो रही है। कह करके वह चल दी। वह जल्द से जल्द दूर चली जाना चाहती थी ताकि सुबह सुबह लड़ाई से बच सके। मुख्य सड़क पर पहुंचने से पहले ही उसे विवेक की गाड़ी दिखाई दी। उसे डर था कि मनीष पीछे कहीं हो सकता है और अगर उसने यहाँ विवेक को देख लिया तो तूफान आ जाएगा। इसलिए वह दाईं ओर गली में मुड़ गई। अपनी गाड़ी में बैठ करके विवेक उसे आते हुए देख रहा था, परंतु अचानक उसके गली में मुड़ जाने से वह एक पल को परेशान हो गया। आखिर ऐसा क्यों किया अर्पिता ने? तभी उसकी नज़र काफी दूर पर खड़े किसी शख्स पर पड़ी। बहुत दूर होने के कारण उसको साफ साफ नहीं देखा जा सकता था, लेकिन विवेक ने उसे फिर भी पहचान लिया और अर्पिता के इस तरह गली में मुड़ने का कारण समझ गया। उसने अपनी गाड़ी विपरीत दिशा में बढ़ा दिया और थोड़ी दूर जाकर के वापस मोड़ करके अर्पिता के स्कूल की ओर चल दिया। उसे विश्वास था कि अर्पिता आगे कहीं उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसका विश्वास सही निकला और वह उसे सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसने उसे गाड़ी में बैठाया और अब उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। विवेक उसे बार बार कनखियों से देखता और जैसे ही अर्पिता उसकी ओर देखती वह झेंप करके इधर उधर देखने लगता। वेटर को उसने कॉफी का ऑर्डर दे दिया था। आज तुम 5 साल पहले वाली अर्पिता लग रही हो, निश्चल, निष्पाप, मासूम और मुखर। तुम्हारे ओंठों की ओर देखते ही ऐसे लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। सॉरी, बुरा मत मानना, लेकिन सचमुच आज तुम इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हो कि बिना बोले रहा ही नहीं जा रहा है। सच कहूँ तो आज से पहले मैं कभी इस तरह से तैयार भी नहीं हुई। क्यों? वो समझा मैं देखने के लिए ही नहीं था, इसलिए। विवेक ने आगे झुक करके अर्पिता के करीब जा करके धीरे से कहा। ना जाने क्यों शर्म से अर्पिता के गाल लाल हो गए। वह बोली, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मन खुश ना हो तब तक ठीक से तैयार होने भी का मन नहीं करता है। मैं तो मजाक कर रहा था। खैर ये बताओ, अब तो जॉब लग गई मनीष की, फिर भी तुम्हारा पीछा करने का समय निकाल ही लेता है। विवेक गंभीर होते हुए बोला। पीछा? कब? उसे आश्चर्य हुआ। अभी आते हुए। कहते हुए उसने उसे पूरी बात बता दी। मुझे इसी बात का अंदेशा था, इसलिए तुम्हारी गाड़ी देख करके मैं दूसरी गली में मुड़ गई थी, नहीं तो बिना मतलब का क्लेश हो जाता। अच्छा, अब प्लीज मुझे स्कूल तक छोड़ दो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ चलो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। कहते हुए विवेक बिल देने के लिए काउंटर की ओर बढ़ गया और मेज पर रखी कार की चाबी लेकर के अर्पिता बाहर खड़ी कार की ओर चल दी। थोड़ी ही देर में वे दोनों स्कूल के बड़े से गेट के बाहर थे। तुम्हें लेने आऊं क्या? अर्पिता के उतरते ही विवेक ने कहा। क्यों, तुम्हारी छुट्टी है क्या? अर्पिता ने कहा। हाँ, आज शनिवार है तो छुट्टी तो है ही, और फिर तुमसे बातें भी। कहते हुए वह रुक गया और उसकी नजरें अर्पिता के चेहरे पर ठहर गई। ना जाने क्या था उन आंखों में जिसे देख करके वह सिहर उठी और असहज हो करके इधर उधर देखने लगी। प्लीज ऐसे मत देखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, वह बोली और जवाब सुने बिना तेजी से स्कूल के अंदर चली गई। उसे शर्माते देख करके विवेक के अधरों पर मुस्कान थिरक गई। उसने गाड़ी मोड़ी और वापस चला गया। इधर घर पर मनीष बेचैनी से कभी कमरे में तो कभी बरामदे में और अब घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था। उसे अर्पिता का इस तरह से बन ठन करके और पूछने पर दो टूक जवाब दे करके चले जाना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। उसका अहंकार आहत
आहत हुआ था। एक तरफ तो दिमाग में शक के कीड़े उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ न कर पाने की बेबसी से वह बार बार तिलमिला उठता। इसी तिलमिलाहट में उसे ऑफिस जाना भी याद नहीं रहा। वह कमरे में जाकर के अर्पिता की अलमारी में कुछ खोजने लगा। वह क्या खोज रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। बस चाहता था कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसे पता चल सके कि उसकी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने बिखरे हुए कपड़े भी ज्यों के त्यों छोड़ दिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्पिता को अपनी अलमारी की ऐसी दशा देख करके कैसा लगेगा। उसे तो बस उसके वापस आने का बेसब्री से इंतजार था। पार्क में चारों ओर घनी झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे शीशम और आम के पेड़ों की कतार के भीतर की ओर कंक्रीट से बने पैदल पथ पर लोग टहल रहे। बच्चे तरह तरह के खेल खिलौने में व्यस्त थे। वहीं गुड़हल और कनेर के ऊंचे ऊंचे पौधों के नीचे एक बेंच पर दोनों चुपचाप बैठे न जाने किन यादों में खोए थे। दोनों चुप थे, लेकिन उनका मौन अधिक वाचाल था। दोनों ही एक दूसरे के मौन की भाषा को सुनने में सक्षम थे। वह पैरों के अंगूठे से मिट्टी कुरेद रही थी। उसकी नजरें ही झुकी हुई थी। वह अपने चेहरे पर टिकी नजरों को छुअन को वह बखूबी महसूस कर रही थी। ऐसे चुपचाप मुझे घूरने के लिए तो नहीं लाए हो यहाँ। जब उसकी नजरें अर्पिता को असहज करने लगी तो वह बिना पलकें उठाए ही बोल पड़ी। हाँ, वो आज ऐसा लग रहा है कि हम 5 साल पीछे चले गए। तुम बिल्कुल भी तो नहीं बदली हो। तुम्हारे चेहरे से नजर ही हटाने का मन नहीं हो रहा है। विवेक ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा। विवेक, इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पहले हमारा पार्क में साथ टहलना हमें गलत नहीं लगता था, लेकिन आज इस तरह तुम्हारे साथ बैठ कर के बातें करना भी अपराध बोध महसूस करवा रहा है। पहले हमसे जुड़ी हर बात हमें सिर्फ हम तक सीमित लगती थी, परंतु आज मेरी एक एक सांस मेरी बेटी से जुड़ी है। मेरे हर कर्म का, हर फैसले का सीधा असर मेरी बेटी पर पड़ेगा। पहले तुमसे मिलने से किसी की मर्यादा के टूटने का भय नहीं होता था, परंतु आज तुमसे इस प्रकार मिलने से एक पत्नी की मर्यादा का हनन हो रहा है। बहुत कुछ बदल गया है विवेक। न सिर्फ समाज की नजरों में बल्कि हमारे भीतर भी बहुत कुछ बदल गया है। वह लगातार बोलती जा रही थी और विवेक उसे निर्विरोध देख रहा था। ऐसा तब तक लगेगा जब तक तुम इस नाम के रिश्ते में बंधी रहोगी। तोड़ दो ये रिश्ता अर्पिता। आजादी की सांस लो फिर से। जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं बचा है, उसके शव को कंधे पर ढोने से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए मुक्त हो जाओ इससे। विवेक ने उसके हाथ को अपनी हथेलियों के बीच पकड़ते हुए कहा। मैं अकेली होती तो शायद तुम्हारी यह बात मान लेती विवेक, पर मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरी बेटी है। मुझे न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी खातिर समाज की भी परवाह है। समाज? किस समाज की बात कर रही हो? क्या ये समाज तुम्हें तुम्हारे पति के अत्याचारों से बचाने आता है? भगवान ना करे अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या ये समाज तुम्हारी बेटी की परवरिश करेगा? अर्पित, अब भी नहीं संभली तो पूरी जिंदगी रोते बिलखते पछताते और ऐसे ही समझौते कर करके काटनी पड़ेगी जिंदगी। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे इसी समाज का एक साथी है, लेकिन तब भी इस समाज में तुम्हारा कोई हितैषी तुम्हारे साथ होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। विवेक, ये रिश्ता मेरे लिए एक ऐसा पिंजरा बन चुका है जिससे मैं चाह करके भी आजाद नहीं हो सकती। मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए प्लीज अब कुछ मत कहो। कहते हुए अर्पिता रो पड़ी। अर्पिता, रिश्ता पिंजरा तब बनता है जब साथी गलत हो। यदि साथी सही हो तो यही रिश्ता पंख बन जाता है और इस पिंजरे को तोड़ करके तुम्हें नई उड़ान भरनी ही चाहिए। तुम जिस घर के टूटने की बात कर रही हो ना, तो जहां से मैं देख रहा हूँ तुम भी देखोगी तो पाओगी कि वो तो कभी बना ही नहीं। उसके गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोर से पोंछते हुए विवेक ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है विवेक कि मैं क्या करूं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझे मिल गए। कम से कम मैं अपने दिल की बात कह तो पा रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही अकेली सोच सोच करके पागल होती रहती। डोंट वरी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस फोन कर देना, और हाँ, मेरी बात पर विचार जरूर करना। अब घर चलें, बहुत देर हो गई है, अर्पिता ने कहा और दोनों खड़े हो गए। हे हाय अर्पिता, तुम यहाँ?
अपने पीछे से यह आवाज सुन करके अर्पिता का दिल इतनी जोर से धड़क उठा मानो पसलियों को तोड़ करके बाहर आ गया। वह झटके से पीछे मुड़ी और अपने सामने अपनी सहेली और सहकर्मी आरोही को देख करके उसे समझ नहीं आया कि वह खुश हो या दुखी, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसे विवेक के साथ देख लिया था। आरोही मनीष को भी जानती है, इसलिए उसके मन में प्रश्न तो जरूर उठेगा। अर्पिता को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। एक ही पल में चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, दिल जोर जोर से पसलियों में ठोकरें मार रहा था। उसने बड़े यत्न पूर्वक खुद को संभालते हुए कहा, हाय आरोही, यहाँ कैसे? अरे मैं तो अपने घर के पास ही हूँ, बल्कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे? और ये कौन है? उसने विवेक की ओर संकेत करते हुए पूछा। ये मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, आज अचानक मिल गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं। आओ ना, मेरे घर चलते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारने का आनंद ही अलग है। अपने चंचल स्वभाव के अनुरूप ही आरोही उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चहकते हुए बोली, धन्यवाद आरोही, लेकिन अब मैं घर चलूंगी। क्षिति इंतजार कर रही हो तुम्हारे घर, मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है, बात तुम्हारी गुड़िया की है तो मैं नहीं रोकूंगी, वैसे भी तुम बहुत लेट हो। उसने विवेक की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा। अर्पिता और विवेक अपनी कार की ओर बढ़ गए। अर्पिता के दिमाग में रह रह करके आरोही की वो संशय भरी नजरें घूम रही थी। आरोही स्वभाव से बहुत चंचल और मुंहफट है, इसलिए उसे डर था कि कहीं वह बातों बातों में उसके और विवेक के साथ होने की बात का जिक्र औरों के सामने ना कर दे। क्या हुआ, तुम कुछ बोलोगी नहीं? विवेक ने ड्राइव करते हुए कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आरोही, डरने से कोई फायदा नहीं है, कल उससे बात करके समझा देना, चाहे तो आज ही फोन करके बात कर लेना। हाँ, यही सही रहेगा, बस कल तक का समय बिना किसी गड़बड़ी के कट जाए। तुम इतना क्यों डर रही हो? अरे हम बातें ही तो कर रहे थे, वो भी पब्लिक प्लेस में, इसमें क्या गलत समझेंगी हो? विवेक को अर्पिता का इस प्रकार भयभीत होना अच्छा नहीं लग रहा था। अर्पिता चुप रही। वह मन ही मन बोली कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि अगर ये बात उसने अपने पति से भी कह दी तो कितना बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि उसका पति और मनीष दोस्त हैं। बस विवेक यहीं उतार दो, मुझे कुछ सामान लेना है तो ले लेती हूँ और फिर चली जाऊंगी। अर्पिता ने अपना पर्स और थैला उठाते हुए कहा। वह उसे बताना नहीं चाहती थी, जबकि सामान लेना तो बस एक बहाना था। वह मनीष के भय से अपनी कॉलोनी तक उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप? क्षितिजा के जोर जोर से पुकारने की आवाज सुनते ही अर्पिता जैसे नींद से जाग गई और अतीत के कांटों में उलझे दामन को छुड़ा करके एक ही झटके में वर्तमान में लौट आई। मम्मा, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ आपको, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कहते ही क्षितिजा पीछे से अर्पिता के गले में बांह डाल करके उससे लिपट गई। तुम कब आई? तुम तो आज वहीं रुकने वाली थी, फिर कैसे? किसके साथ आई? अर्पिता ने उसका हाथ पकड़ करके अपने सामने बैठाते हुए पूछा। मामा जी लेने गए थे, वो तो कह रहे थे कि आपने बुलाया है इसलिए मैं आ गई। क्षितिजा ने झूठ मूठ की उदास होने का नाटक करते हुए कहा। ओह, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है बच्चा? मामा जी आपको मिस कर रहे थे इसलिए लेने चले गए। एक और कारण है तुम्हें अभी लाने का, अर्पिता के भाई मयंक ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। और भी कारण? वो क्या है? क्षितिजा ने पूछा। वो ये है कि कल मुझे और आपकी मम्मी को कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए कल आपको लेने नहीं जा पाते, इसलिए मैं आज ही ले आया, मयंक ने कहा। लेकिन भैया आप क्यों परेशान होंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी वहाँ, अर्पिता ने गंभीर मुद्रा में कहा। उसके चेहरे पर बेसब्री भी साफ नजर आ रही थी। मुझे भी चलने दे अर्पिता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तो तुम दोनों का दोषी हूँ। अब जैसे भी मन को शांति मिलती हो
वो करने दे मुझे, कहते हुए मयंक बाहर चला गया। छिती बेटा जाओ, हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो जाओ, और कुछ खाना चाहो तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। फिर आरव और श्रुति मयंक के बच्चे साथ बैठ करके होमवर्क कर लेना। जी मम्मा, कह करके वह कमरे से बाहर चली गई। अर्पिता ने अपना लैपटॉप ऑन किया और अगले 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र टाइप करने लगी। उसे पूरा करके एक बार पुनः उसे पढ़ा और फिर अपने कॉलेज के एडमिन आईडी के साथ ही प्रिंसिपल को मेल आईडी पर मेल कर दिया। आज वह बहुत खुश नजर आ रही थी और साथ ही बेचैन भी। उसे कल के इंतजार में आज का एक एक पल भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया है। अनजाने में ही बार बार उसकी नजर घड़ी की ओर उठ जाती। अभी तो रात के बस 8 बज रहे थे। वह कैसे पूरी रात काटेगी, सोचते हुए फिर से उसकी नजर उस सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में अटक गई। उसे ऐसा लगा मानो विवेक उसे हाथ हिला करके हाय बोल रहा है। उसे अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हुआ और वह अपनी हथेलियों से आंखें मलने लगी। आंखों से हाथ हटा करके फिर देखती है। आंखों से हाथ हटा करके फिर देखती है तो बालकनी फिर सूनी और उदास नजर आई, फिर बिल्कुल उसके खाली मन की तरह। उसने अपने सिर को झटका दिया, जैसे उसमें से सारे वहम को झटक करके अलग कर देना चाहती थी। तभी रश्मि की आवाज आई जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। उसने जल्दी से बालकनी का गेट ऐसे बंद कर दिया जैसे उसे बंद करके यादों का दरवाजा बंद करना चाहती हो। अपने मस्तिष्क को कुछ भी सोचने का अवसर ही नहीं देना चाहती थी, इसलिए तुरंत नीचे की ओर भागी और स्टडी रूम में बच्चों को लेकर के डिनर के लिए हाथ मुंह धुलाया और सभी डाइनिंग रूम में पहुंचे जहां रश्मि टेबल पर खाना लगा रही थी। सबने एक साथ बैठ करके एक आदर्श परिवार की तरह खाना खाया, पर जितनी देर भी सब साथ रहे उन सभी के बीच गहन खामोशी की एक दीवार थी जिसे बच्चे ही आपस में कुछ बोल करके या कुछ मांग करके तोड़ देते थे। मयंक, रश्मि और अर्पिता के पास तो मानो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उन तीनों में कोई बात नहीं हुई। सुबह के 5 बज रहे थे। अर्पिता पूजा करके जाने के लिए तैयार थी। उसे मयंक का इंतजार था कि वह कब उसे आवाज लगाए और वह तुरंत नीचे भागे। इस समय के इंतजार में उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने पूरी रात आंखों में ही काट दी। आज पूरे 3 साल के बाद वह इंदौर जा रही है। उससे इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपना पर्स उठाया और सोती हुई क्षितिजा के माथे को चूम करके वह कमरे से निकल करके खुद ही नीचे ड्राइंग हॉल में जा करके बैठ गई। तुम तैयार हो गई अर्पिता? मयंक ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। हाँ भैया, लेकिन मैं अब भी कहूंगी कि आपके कार्य को नुकसान ना हो तभी चलिए, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी, उसने कहा। बहुत छोड़ लिया तुझे अकेली, अब और नहीं, आज से बल्कि अभी से तेरे अकेले रहने की सजा खत्म। अपने भाई की इस बात को सुन करके अर्पिता की आंखें भर आई। वह झट से मयंक के गले लग गई। उसने मन में सोचा कि काश भाई यही ख्याल पहले ही आया होता, आपको तो जो हुआ वह नहीं होता। रश्मि से क्षितिज का ध्यान रखने के लिए कह करके वह मयंक के साथ चल दी। सुबह के 10:30 बज गए। दोनों टैक्सी से उतरे। मयंक किराया दे रहा था। अर्पिता ने दाईं ओर गर्दन घुमाई। कोई 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा बोर्ड 4 दीवारी से सटा करके लगा था, जिस पर लिखा था इंदौर सेंट्रल जेल। वह कुछ देर तक उस बोर्ड को देखते हुए न जाने क्या सोचने लगी। फिर मयंक के साथ मुख्य मार्ग से उतर करके जेल के उस बड़े से फाटक की ओर चल दी। तुम यहीं रुको, कह करके मयंक आगे बढ़ गया और अर्पिता पेड़ के नीचे खड़ी होकर के सूनी आंखों से उस फाटक को निहारने लगी, जिसमें से उसे अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों के आने की उम्मीद थी। उसकी आंखें फाटक पर टिकी हुई थी और मस्तिष्क में 4 साल पहले की घटना चलचित्र की भांति चलने लगी। विवेक की कार से उतरकर अर्पिता जल्दी जल्दी चलती हुई घर की ओर जा रही। वह चाहती थी कि मनीष के आने से पहले ही वह पहुंच जाए। घर में प्रवेश करते ही उसे देख
क्षितिजा दौड़ करके उससे लिपट गई। उसने उसे गोद में उठाया, प्यार किया और शांता से पूछने लगी कि पूरे दिन में आज क्षितिजा ने उसे क्या क्या किया, क्या खाया, उसे तंग तो नहीं किया आदि। वह ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी मनीष आ गया। तुम अभी आई हो क्या? उसने अर्पिता को सुबह वाली पीच कलर की साड़ी में देख करके पूछा। हाँ, बस 10-15 मिनट ही हुए हैं, उसने डरते हुए ही कहा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना करके लाती हूँ। कहते हुए वह खुद भी हाथ मुंह धो करके कपड़े बदलने के लिए भीतर चली गई। वह बाथरूम में थी तभी उसने अपने मोबाइल की घंटी सुनाई दी। ना जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़कने लगा, ना जाने क्यों उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वह बहुत अजीब सा महसूस करने लगी। कहते हैं स्त्रियों की छठी इंद्रियां किसी भी अनहोनी का आभास पहले ही करा देती हैं, और इसी छठी इंद्रियों का आभास कभी गलत नहीं होता है, बस समझ में आना आवश्यक होता है। ऐसे ही किसी अनहोनी का आभास इस समय उसे भी हो रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे सब ठीक करे। वह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो करके तौलिए से पहुंचते हुई वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि उसका फोन मनीष के हाथ में था और वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, कह करके उसने फोन रख दिया। अर्पिता का मन कर रहा था कि पूछे कि किसका फोन था, पर हिम्मत नहीं हुई। वह अपनी अलमारी में से कुछ कपड़े ढूंढने का उपक्रम करती रही और फोन रखते ही मनीष ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो बताया था कि फेयरवेल पार्टी थी इसलिए देर से निकली। उसने बामुश्किल अपने आप को संयत करते हुए जवाब दिया, अच्छा, बाकी टीचर्स तो 3 बजे ही निकल गए थे, तो क्या तुम वहां अकेली पार्टी कर रही थी? उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। अर्पिता को काटो तो खून नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने खुद को संभाला और कहा, कुछ टीचर्स ही 3 बजे गई थी, हम कुछ लोग तो वहीं रुके थे। वह जानती थी कि उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, फिर भी अपने बचाव में कुछ तो कहना ही था। अगर ऐसा है तो तुम अमित की कॉलोनी के पास पार्क में क्या कर रही थी? वह चिल्ला करके बोला। अर्पिता को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी यह बात मनीष तक पहुंच जाएगी, लेकिन सच्चाई कभी ना कभी तो पता चलनी ही थी। मैं पूछ रहा हूँ, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वह फिर दांत पीस करके जोर से चिल्लाया। जरा सी बात आरोही को थोड़ी देर के लिए भी हजम नहीं हुई और लगा दी चुंगली। वह बड़बड़ाई, चुंगली नहीं, फिक्र और ईमानदारी, जो तुम्हारी तरह अपने पति से बातें नहीं छिपाती। और उसने तो बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम सही सलामत घर पहुंच गई या नहीं। और अब मैं समझ चुका हूं कि तुम वहां अकेली तो नहीं होगी। कौन था साथ में? तुम्हें क्या मतलब है कौन था या नहीं? तुम्हें मुझसे सिर्फ अपना मतलब पूरा करना होता है, चाहे वह पैसे का हो या शारीरिक। मैं क्या सोचती हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरे भी कुछ इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हैं। इन बातों से तुम्हें कुछ लेना देना रहा है आज तक? फिर मैं किससे बात करती हूँ, किससे नहीं करती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा? मैं मतलबी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हुए मनीष ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वह संभल पाती इससे पहले ही उसकी चोटी पकड़ करके पीछे की ओर झुका दिया और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को दबाते हुए बोला, आज तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। बुला तेरे आशिक को, मैं भी देखूं कैसे बचाता है वो तुझे। शोर सुन करके क्षितिजा कमरे में आ गई और अपनी माँ को इस तरह पिटते देख करके जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते सुन शांता कमरे में आई और वहाँ का दृश्य देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो उसकी आदर्श हुआ करती थी, जिसे वह आत्मनिर्भर और आत्मबल से भरपूर समझती थी, उसे इस प्रकार असहाय मार खाते देख करके वह बदहवास सी हो करके मनीष का हाथ पकड़ करके उसे छुड़ाने लगी। छोड़ दीजिए भैया जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए। लेकिन मनीष ने उसे इतनी जोर से झटका दिया कि वह संभल नहीं पाई और दीवार से टकरा करके फर्श पर गिर पड़ी। उसे धक्का देने के लिए एक पल को जब मनीष ने अर्पिता का मुंह छोड़ा तभी वह चीखी, शांता फोन। पर पूरी बात होने से पहले ही मनीष ने
फिर जोर से एक थप्पड़ मारा। शांता ने क्षितिजा को उठाया और वहीं पड़े अर्पिता के मोबाइल को लेकर के बाहर की ओर भागी और उसने विवेक का नंबर देख करके उसे फोन करके जल्दी जल्दी सब बता दिया। विवेक ने उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहा और वह खुद गाड़ी निकाल करके तुरंत उसके घर के लिए चल दिया। आज मैं तुझे बताता हूँ कि चरित्रहीनता का परिणाम क्या होता है, कह करके मनीष एक हाथ से उसका जबड़ा दबाने लगा और दूसरा हाथ उसके गले पर था। अर्पिता को लगा कि अब वह नहीं बचेगी, उसकी बेटी का क्या होगा, और यह सोचते ही उसकी आंखों के समक्ष रोती बिलखती क्षितिजा का चेहरा घूम गया। एक पल को उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और फिर पूरी ताकत लगा करके मनीष को इतना जोर से धक्का दिया कि वह दीवार के पास रखे शीशे के मेज पर जा गिरा। फुल स्पीड पर गाड़ी ड्राइव करते हुए अर्पिता के घर के बाहर पहुंचकर विवेक ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतर करके बदहवास सा भीतर की ओर भागा। जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे पर पैर रखा, भीतर का दृश्य देख करके उसके ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसका दिल मानो हलक में अटक गया। शांता क्षितिजा के कंधे पर लिटाए उसका मुंह दरवाजे की ओर करके चुपचाप स्तब्ध सी खड़ी थी। अर्पिता नीचे फर्श पर दीवार के सहारे बैठी हुई थी, एकटक शून्य में निहारे जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, गालों पर उंगलियों के निशान और ओंठों के किनारे से खून बह करके जम चुका था। बेड पर और नीचे फर्श पर चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसका आंचल कंधे से लुढ़क करके अस्त व्यस्त हो रहा था। बाएं कंधे से ब्लाउज फट करके लटक रहा था। अर्पिता की इस दशा का मुआयना करते हुए विवेक की नजर फर्श पर गई तो उसके पैर कांपने लगे। मनीष टूटे हुए कांच के टेबल के ऊपर था और टेबल का शीशा उसके पेट को चीरता हुआ उसके पीठ से ऊपर की ओर निकल आया था। उसके चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। वह अर्पिता पास जा करके घुटनों पर बैठ गया। वह तो मानो सुध बुध खो चुकी थी। उसे एहसास भी नहीं था कि उसके समक्ष कोई बैठा है। विवेक ने उसकी साड़ी का पल्लू उठा करके उसके कंधे पर रखा और दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे। उसकी छुअन से अर्पिता जैसे होश में आई और विवेक से लिपट करके फूट फूट करके रो पड़ी। अर्पिता अर्पिता, मयंक ने उसके कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए पुकारा। तब अर्पिता अतीत की सख्त पथरीली गलियों से वर्तमान के समतल धरातल पर लौट आई और बोली, ओ भैया, क्या हुआ, क्या बात हुई दरबान से, हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, हमें यहीं इंतजार करना होगा, कह करके मयंक पेड़ को घेर करके बने सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गया। अर्पिता भी उसके पास ही बैठ गई। बामुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि जेल के बड़े से फाटक के बीच बना छोटा सा दरवाजा, जो एक बार में एक ही व्यक्ति के आने जाने के लायक बना था, खुला। मयंक और अर्पिता झटके से खड़े हुए। उस दरवाजे के बाहर निकल करके विवेक खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे की ओर करते हुए इधर उधर देखने लगा। अर्पिता दौड़ते हुए आई, उसके पास आकर के ठिठक गई। वह उसको बिना पलक झपकाए एकटक देख रही थी, मानो उसकी छवि हमेशा के लिए आंखों में सजो लेना चाहती हो। ऐसे क्या देख रही हो? मैं वही विवेक हूँ, पर हाँ, उतना स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। अरे भाई, 3 साल की जेल काट करके आया हूँ, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। विवेक की बात सुनते ही अर्पिता उससे लिपट गई और फूट फूट करके रो पड़ी। आज उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह बस विवेक की बाहों में सिसक रही थी और उसे वही घड़ी याद आ रही थी जब विवेक ने पुलिस के आते ही मनीष की हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, ताकि क्षितिजा को मां से दूर ना होना पड़े, और अर्पिता को क्षिति की कसम दे करके चुप रहने के लिए कहा था। इस समय उसकी आंखों में आंसुओं के साथ अदालत का एक एक दृश्य तैर रहा था। जब विवेक कटघरे में खड़ा था और जज साहब ने उसे अर्पिता को बचाते हुए उसके हाथों से मनीष की हत्या का दोषी करार दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अनुसार गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 3 साल की
कैद की सजा सुनाई। अर्पिता अब चुप हो जाओ, देखो मयंक भाई आ रहे हैं, विवेक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वह अपने आंसू पोंछती हुई उससे अलग हट करके खड़ी हो गई। वेलकम बैक विवेक, कहते हुए मयंक ने अपने दोनों हाथ फैला करके और दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे के गले लगा लिया। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे विवेक। अब सोचता हूँ तो अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी होती है कि सगा भाई होकर भी मैंने अपनी बहन पर विश्वास नहीं किया। इसी पछतावे से मम्मी पापा भी चले गए। मयंक के चेहरे पर पछतावे और शर्मिंदगी के भाव झलक रहे थे। पुरानी बातें याद करके सिवाय दुख के और कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए सब भूल जाइए और अब भविष्य की बातें करते हैं, कहते हुए विवेक उन दोनों के साथ पेड़ की छांव में आ गया। सही कह रहे हो, चलो अभी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हुए निकल जाएंगे। तुम आराम करना, फिर अगर तुम्हारी हाँ हो तो मैं एक दिन में तुम्हारे घर अर्पिता का रिश्ता लेकर के आता हूँ। तुम्हारी मम्मी की मंजूरी भी तो जरूरी है ना, मयंक ने कहा। जी जैसा आप उचित समझें, लेकिन अभी तो मैं जेल से छूटा हुआ हूँ, बेरोजगार हूँ, फिर भी आप अपनी बहन की जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहेंगे, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बहन इतना कमा लेती है कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी। शादी के बाद तुम आराम से अपने लिए नौकरी ढूंढते रहना और जब तक ना मिले तब तक पत्नी और बेटी की सेवा कर लेना। वैसे क्षितिजा को तो मजाक करते मयंक गंभीर हो गया और उसकी चिंता समझ करके विवेक उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला पड़ा। क्षिति अब मेरी ही बेटी है, सिर्फ दुनिया नहीं मानेगी, मैं भी उसे अपनी ही बेटी मानता हूँ। आप उसकी ओर से बेफिक्र रहिए भाई। बातें करते हुए हंसी मजाक में माहौल को हल्का करते हुए तीनों टैक्सी में बैठ करके विवेक के घर के लिए निकल गए, जहां उसकी मां ने तरह तरह के पकवान बना करके भगवान जी को मंदिर सजा करके पूजा करके उनका धन्यवाद किया और भोग लगा करके अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। एक लंबे इंतजार की काली अंधियारी रात के बाद आज उस घर में सुखद प्रातः का सूर्योदय हो रहा था और उसके प्रकाश ने न सिर्फ घर को बल्कि मां के मन को भी प्रकाशित और प्रफुल्लित कर दिया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।